जो पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं 2022 में मैंने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया था विद 80% मार्क्स इन एजुकेशन। बाकी 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और अभी जेआरएफ अड्डा पे हूं मैं। जेआरएफ अड्डा पे देख लीजिएगा, जेआरएफ अड्डा पे पेपर 1 मैं ले रही हूं। 11 बजे हमारी क्लास होती है जहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड, इंडियन लॉजिक, कम्युनिकेशन और साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की हम प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। और अगर पेपर 2 एजुकेशन की बात करें तो वो रीडिस्कवर एजुकेशन यूट्यूब चैनल है मेरा अपना खुद का। जिन लोगों ने नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिनका आपका एजुकेशन है, और बाकी पेपर 1 के भी कर सकते हैं क्योंकि वहां पे मैं उनके भी वीडियोस डालती हूँ पेपर 1 से रिलेटेड। पेपर 2 के बच्चों के लिए ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ध्यान से सुनिएगा, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 5 बजे हम लोग लाइव हो जाएंगे इन माय यूट्यूब चैनल रीडिस्कवर एजुकेशन। ठीक है, सो कल आ जाइएगा, थर्सडे को हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत दिनों से पेपर 2 की क्लासेस भी शुरू नहीं हुई थी, तो वो भी शुरू कर देंगे। ठीक है, सो ये आपका एक टाइम टेबल है, याद रखिएगा। इस टाइम टेबल में कोई चेंज नहीं है, ये मेरा अपना खुद का टाइम टेबल है। जो आप मुझे फॉलो करते हैं वो ऐसे फॉलो करें। जेआरएफ अड्डा पे पेपर 1 के लिए फॉलो करें, 11 बजे आ जाए करिए, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। और टीटीएस यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे रीडिस्कवर एजुकेशन पे पेपर 2 के लिए। पेपर 1 के लिए भी यहाँ पे मैं वीडियोस डालती रहती हूँ, तो अगर आपको पेपर 1 के लिए भी देखना है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो। बाकी देखिए यार, जेआरएफ अड्डा ऐप तो आप लोगों के लिए है ही, एटम बैच है, तो वहां पे भी रिवीजन शुरू हो जाएगा हमारे पेड बच्चों के लिए। तो अगर अभी भी आपको ज्वाइन करना है तो लेट नहीं हुआ है, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और प्लेलिस्ट मैं हमेशा बोलती हूँ, प्लेलिस्ट इज अ वेरी गुड टेक्निक टू गो थ्रू ऑल द वीडियोस। किसी भी नए चैनल पे जाओ, आप गुम हो जाओगे इतने सारे वीडियोस देखकर, तो प्लेलिस्ट जो है आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, पुराने सारे वीडियोस, अच्छे अच्छे वीडियोस है जो आपको कभी अगर रिवाइज करना हो तो उन वीडियोस को रिफर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रमाणांश जो है वो कितने टाइप्स के हैं। देखो, पहली बात तो ये, प्रमाण होते क्या हैं। प्रमाण मतलब होता है द वे ऑफ गेटिंग द वैलिड नॉलेज। देखो, इस दुनिया में ना ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लोगों ने अपनी जिंदगी खपा दी। ठीक है, कि एक वैलिड मतलब एक सच्चा ज्ञान क्या है, अर्थपूर्ण ज्ञान क्या है, उसको लेने के लिए इतने बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या की और कितने कितने जनरेशन जो है वो नॉलेज पास ऑन होता गया है ना। तो वेद अगर हम देखें हमारे सनातन धर्म में या हमारी इंडियन अगर हम लॉजिक देखें, इंडियन फिलॉसफी, तो उसमें वेद को जो है एक वैलिड सोर्स माना गया है नॉलेज का। ठीक है, वेद के बाद कई लोग वेदों को नहीं भी माने, जैसे बुद्धिज्म थे, जैनिज्म थे, चरवका थे, तो उन्होंने भी अपनी फिलॉसफी दी। ठीक है, ये सारे लोगों ने अपनी फिलॉसफी दी, बहुत सारे स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी थे। इन लोगों ने बताया कि अगर आप नॉलेज कहीं से लेते हैं तो विच इज द वैलिड वे, आपका वैलिड वे क्या है, सही तरीका क्या है नॉलेज लेने का। तो वो सही तरीके 6 तरीके के हैं। ठीक है, वो जो सही तरीका है वो 6 तरीके के हैं। सबसे पहला है परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्ष। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष। बोलते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, ऐसा बोलते हैं ना, क्योंकि क्या है प्रत्यक्ष मतलब जो आपको सामने दिख रहा है, अब उसमें आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। अगर सामने आपको कोई घटना घटते हुए दिख रही है, कोई कार का एक्सीडेंट होते दिख रहा है, तो उसको अब आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव ऑल द सेंस ऑर्गन्स, आप अपने सारे सेंस ऑर्गन से उसको एक्सपीरियंस कर चुके हो। ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष सबसे पहला आता है। उसके बाद आता है अनुमान। अब कोई ऐसी घटना होती है जो आपको पता नहीं होती है, लेकिन उससे रिलेटेड पिछली घटना पता होती है, तो उसको बेस बनाकर आप ये जो घटना जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, उसके बारे में आप अनुमान लगा लेते हो। ठीक है, फिर आता है कंपैरिजन या एनालॉजी भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं उपमान। फिर वर्ड, टेस्टिमनी ऑफ पास्ट और प्रेजेंट रिलायबल एक्सपर्ट, किसी महात्मा जी ने बोला, किसी गुरु ने बोला, किसी तीर्थंकर ने बोला, या किसी रिलीजियस किताब में लिखा है जिसकी बातें आप मानते हो, वहां से आपको नॉलेज मिलती है। जैसे वेद है, जैसे कुरान है, जैसे बाइबल है, तो ये जो इनमें जो बातें लिखी गई है आप उसको सर्वोपरि मानते हो, तो वो क्या है, शब्द प्रमाण। ठीक है, वहां से जो नॉलेज आपने गेन किया उसको शब्द प्रमाण बोलते हैं।
फिर आता है अर्थपति। कोई ऐसी घटना घटी, सर्कमस्टांसेस आपके सामने दिखे और आपने उससे कुछ डिराइव किया कि हाँ यार ये ऐसा हो सकता है। जो भी पोस्टुलेशन आपने डिराइव किया सर्कमस्टांसेस को देखकर, उसको हम अर्थपति बोलते हैं। और लास्ट में आता है अनुपलब्धि यानी कि नॉन परसेप्शन। इसी को हम निगेटिव प्रूफ भी बोलते हैं। किसी के ना होने से, किसी के ना दिखने से आप उसके ना होने का प्रमाण लगा रहे हो, तो ये क्या है? अनुपलब्धि। ठीक है, ओके। अब ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं प्रत्यक्ष में, क्योंकि भाई इनके टाइप्स भी है अलग अलग। तो प्रत्यक्ष प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो दो टाइप में डिवाइडेड है। सबसे पहला है लौकिक। ठीक है, लौकिक यानी कि ऑर्डिनरी या साधारण। चलिए, तो प्रत्यक्ष प्रमाण में आते हैं, उसमें है लौकिक। लौकिक यानी कि साधारण, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी प्रमाण मतलब जो आपको आपके सेंस ऑर्गन्स और आपके माइंड, क्योंकि सेंस ऑर्गन से सिर्फ देखने से आपको किसी चीज का पता नहीं चलता है। आपको भी पता है कि आपके जो सेंस ऑर्गन्स है वो सिग्नल भेजते हैं माइंड को, एंड आप तब समझते हो कि ओके ये जो लैपटॉप मुझे दिख रहा है, ये जो मोबाइल मुझे दिख रहा है वो क्या है ना। कोई भी किसी चीज की सुगंध आती है आपको, तो वो सेंस ऑर्गन आपके सिग्नल देता है माइंड को और तब आप समझते हो। तो ये लौकिक प्रमाण, लौकिक प्रत्यक्ष कहलाता है। दूसरा है अलौकिक प्रत्यक्ष, जो कि इनडायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ वर्ल्डली ऑब्जेक्ट से होता है। आप डायरेक्टली नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली हो रहा है वो। तो अब हम एक एक करके इनके भी टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले हम लौकिक यानी कि साधारण प्रत्यक्ष के टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहला है इसमें इंटरनल परसेप्शन। ठीक है, इंटरनल परसेप्शन यानी कि आपका मानस, आपका जो माइंड है। मानस मतलब क्या हुआ? आपका ब्रेन। ये ब्रेन जो है ना, इसको मानस बोलते हैं हिंदी में। तो इसको बोलेंगे इंटरनल परसेप्शन। यानी कि जैसे आपको कोई भी जैसे आपको कोई दर्द हो रहा है ना, अगर आप किसी कैंडल को, मतलब आग को अगर छू लो तो आपको जलन होती है, तो वो क्या है? दिस इज इंटरनल परसेप्शन। आपको किसी से प्यार होता है, किसी से नफरत होती है, गुस्सा आता है, इग्नोरेंस है, जानते नहीं हो, अज्ञान हो, तो ये सारी चीजें क्या कहलाएगी? इंटरनल परसेप्शन यानी कि मानस। ठीक है, दूसरा आता है एक्सटर्नल परसेप्शन यानी कि इंद्रिय प्रत्यक्ष। इंद्रिय मतलब क्या हुआ? हमारे सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा? विजुअल, सबसे पहला चक्षु, फिर ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी यानी कि जो आप सूंघते हो ना, वो घ्राणज बोलते हैं हिंदी में। फिर ऑडिटरी यानी कि सुनना, श्रोता, सुनना। फिर टैक्टाइल, टैक्टाइल यानी कि स्पर्श। स्किन इज ऑल्सो सेंस ऑर्गन, तो छूना, स्पर्श करना, दिस इज एक्सटर्नल परसेप्शन। और टेस्ट, टंग से, जीभा से, रसना बोलते हैं इसको, जीभा से जो आप टेस्ट करते हो, मीठा, खट्टा, तीखा, ये सारी चीजें क्या है? एक्सटर्नल परसेप्शन में आएंगी। ठीक है, इजी है। लौकिक प्रत्यक्ष में दो होते हैं, इंटरनल परसेप्शन, एक्सटर्नल परसेप्शन। ठीक है, हाँ, गुस्सा बहुत आता है, यस। फिर आते हैं अलौकिक प्रत्यक्ष में। अलौकिक यानी कि एकदम ही इनडायरेक्ट इंटरेक्शन है ये। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या असाधारण। इसमें सबसे पहले आता है सामान्य लक्षण। सामान्य मतलब क्या है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे यूनिवर्सल परसेप्शन। इसका एग्जाम्पल मैं हमेशा आपको देती हूं एक गाय के एग्जाम्पल से। देखो, जैसे हर गाय में क्या होता है? काउनेस होती है। काउनेस क्या है? उसकी एक प्रॉपर्टी है। जैसे ह्यूमन बीइंग की प्रॉपर्टी क्या है हमारे अंदर? ह्यूमैनिटी, है ना, मानवतावाद, मानवता जो बोलते हैं ना, मानवता, ये हर मनुष्य में पाई जाती है, किसी में कम किसी में ज्यादा, पर होती तो है। तो ये जो है जैसे काउनेस है, तो ये आप कोई भी प्रकार की गाय देख लो, उसके अंदर आपको 4 पांव दिखेंगे, पूंछ दिखेगी, सिंग दिखेगा, वो गाय दूध दे रही होगी। ये होता ही होता है, चाहे ही आप कोई भी तरह की गाय देख लो। सिमिलरली ह्यूमैनिटी की बात करें, हर इंसान में ह्यूमैनिटी होती है। तो ये क्या है? ये सामान्य लक्षण है, यूनिवर्सल परसेप्शन है। परसेप्शन ऑफ क्लासेस, इट इंक्लूड्स द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल। ओके, द परसेप्शन ऑफ होल क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू अ जेनेरिक प्रॉपर्टी। जेनेरिक प्रॉपर्टी मतलब क्या है? जो यूनिवर्सल है, सब में वो प्रॉपर्टी होती है। काउनेस सारी गायों में पाई जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया?
इसको कहते हैं सामान्य लक्षण। ओके, अंडरस्टूड। उसके बाद आते हैं ज्ञान लक्षण। ज्ञान लक्षण सबसे ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। अब ज्ञान लक्षण ऐसा है, इसको कॉम्प्लेक्स परसेप्शन बोलते हैं। यानी कि आप जो है कई चीजें ऐसी होती है, जैसे कि आपने बर्फ देखा, आपने बर्फ को देखा लेकिन आपको उसके ठंडे होने का एहसास हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि पहले कभी आपने उसको छूकर देखा होगा बचपन में और आपको ठंडा लगा होगा, तो समझ में आ जाता है। तो हम क्या बोलते हैं? आई सी अ कोल्ड आइस। आपने बोला आई सी अ कोल्ड आइस, तो मतलब क्या है? आप तो देख रहे हो ना, आप तो एक ही सेंस ऑर्गन यूज कर रहे हो, लेकिन आप कोल्ड कैसे बोल रहे हो? आपको छूने वाला एहसास कब हुआ? प्रीवियस नॉलेज है वो आपका, आप पहले कभी छूकर देख चुके हो, ठीक है। जैसे आई सी अ फ्रेग्रेंट सैंडलवुड, तो मतलब आपने एक सुगंधित चंदन की लकड़ी देखी है आपने, छू के, मतलब आपको कैसे पता चला सुगंधित है वो, है ना? क्योंकि वो आपका प्रीवियस नॉलेज है, पहले आप उसको सूंघ चुके हो, ठीक है। तो ये क्या है? ज्ञान लक्षण, जिसमें कि आप एक सेंस ऑर्गन यूज कर रहे हो और दूसरे सेंस ऑर्गन से आपने पहले कभी उसको महसूस कर चुके हो। जैसे पानी पूरी को देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है ना? हाजमोला देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है, ये भी ज्ञान लक्षण ही है। आप देख रहे हो आई सी अ चटपटा पानी पूरी, ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है आपको एग्जाम्पल में। सो आई सी अ चटपटा पानी पूरी, आपको कैसे पता पानी पूरी चटपटा है? क्योंकि आप पहले टेस्ट कर चुके हो, ठीक है। सो इसको क्या कहते हैं? ज्ञान लक्षण, कॉम्प्लेक्स परसेप्शन, ठीक है। परसेप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज इन कॉन्टैक्ट विद सेंस through previous knowledge of itself. It refers to a situation in which many senses are activated simultaneously. Many senses, जैसे कि आपकी आंखें भी एक्टिवेटेड है और साथ में आपका टेस्ट वाला भी एक्टिवेट हो गया, ठीक है। और इसका जो लास्ट है वो है योगज। तो योगज तो हम जानते ही हैं, योगा से ही होगा वाली बात है। इसको बोलते हैं इंट्यूटिव परसेप्शन। यहां पे आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये तीनों जान जाते हो योगज के हेल्प से, ठीक है। योगा जो आप शक्ति प्राप्त करते हैं तो उसके हेल्प से आप पास्ट में क्या हो रहा है वो, जबकि आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो रहा पास्ट में जो है, या जो फ्यूचर में होने वाला है आपका उससे डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, बट यू विल गेट टू नो, है ना। जैसे टेलीपैथी होती है, जैसे टेलीपैथी है, ये सब एग्जाम्पल इसी के अंदर आएगा। तो योगज है अलौकिक प्रत्यक्ष, ठीक है। कई लोग कई चीज देख लेते हैं, अनुभूति हो जाती है उनको, तो जो उनको अनुभूति होती है तो वो कोई सामने साधारण प्रत्यक्ष नहीं कर रहे, अपने सेंस ऑर्गन को यूज नहीं कर रहे, वो अपने सिक्स्थ सेंस का यूज कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्यूटिव परसेप्शन, ठीक है। समझ में आ गया? अलविदा, अलविदा को मोमोज को देखकर आता है, ठीक है। चलिए, ओके, सो समझ में आ गया प्रत्यक्ष के ये जो मेन दो टाइप थे। अब आते हैं हम लोग स्टेजेस ऑफ परसेप्शन में। ये तो हमने टाइप्स पढ़ लिया कि कितने टाइप के होते हैं, पर परसेप्शन जो आप प्रत्यक्ष देखते हो ना, उसके भी 3 स्टेजेस होते हैं। कितने होते हैं? 3। इससे पहले हो सकता है आप लोगों ने 2 स्टेज पढ़ा होगा, पर मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहला है निर्विकल्प, ठीक है। निर्विकल्प प्रत्यक्ष बोलते हैं, या इसको इनडिटर, देखो सारे नाम याद कर लेना, हर बार बोलती हूं मैं। निर्विकल्प प्रत्यक्ष बोलो, या फिर एक सेकेंड, हाँ, इनडिटर्मिनेट परसेप्शन बोलो, अभ्यंतर ज्ञान बोलो, या नॉन डिटर्मिनिस्टिक परसेप्शन, ये सारे एक ही है, ठीक है। अब निर्विकल्प परसेप्शन क्या है? जैसे कि आपने टेबल पे रखा हुआ सेब देखा, ठीक है, एप्पल रखा है, मैंगो रखा है, जो भी रखा है, मान लो मैंगो रखा है, अभी गर्मी का मौसम है, आम बहुत ज्यादा फेमस है, तो चलो आम का ही एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, जब आप कहीं से भी गुजरते हो ना, टेबल के पास से आपने गुजरा, तो आप एक नजर में देखते हो कि वहां पे आम रखा हुआ है, बस। दिस इज निर्विकल्प परसेप्शन, जहां पे आप जजमेंट नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं जजमेंट कर रहे हो, बस देख रहे हो कि आम रखा हुआ है। दिस इज निर्विकल्प परसेप्शन, पहला स्टेज होता है ये, ठीक है। और इसका एक दूसरा मीनिंग भी आपको मिलेगा निर्विकल्प प्रत्यक्ष का,
देखो दो तरीके के हैं, कहीं कहीं पे आपको ये वाला मीनिंग मिलेगा जो मैंने आपको बताया कि आपने सिंपली एक ऑब्जेक्ट को देख लिया, आपने उसकी प्रॉपर्टीज बहुत ध्यान से नहीं देखी, आपने उसको जजमेंट पास नहीं किया, सिर्फ आम देखा टेबल पे, खत्म। अब जब मम्मी पूछेगी आपसे कि बेटा वहां पे कौन सा आम रखा था, आम सड़ गया था क्या, या आम कौन से कलर का था, वॉट तो आप ध्यान से देखोगे उस समय, तो वो बन जाएगा सविकल्प प्रत्यक्ष, ठीक है। लेकिन जब आपने ध्यान से नहीं देखा, एक बार ही देखा निकल गए वहां से, वो निर्विकल्प कहलाएगा। और इसका दूसरा मीनिंग ये होता है, कहते हैं कि निर्विकल्प प्रत्यक्ष का मतलब ये भी है कि जहां पे आप सामने आपके सेंस ऑर्गन से परसीव नहीं कर रहे कोई चीज, आप सिर्फ अपने माइंड और सोल, यानी कि आपका जो माइंड है और जो आपकी आत्मा है, उससे आप प्रत्यक्ष हो रहे हो किसी चीज से, इसलिए बोला जाता है इट इज बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ परसेप्शन। सच अ कंसेप्ट इज ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन और द सिक्स्थ सेंस, योगज की तरह, ठीक है। इसमें इंट्यूशन आ गया, टेलीपैथी आ गया, ये सारी चीजें जो हैं वो निर्विकल्प परसेप्शन में आ जाएगी। तो इसके दो मतलब है, दोनों याद रखना आप, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक सरसरी निगाहें डालकर देख ली, तो आप जो है उसका एनालिसिस नहीं कर पाओगे, विश्लेषण नहीं कर पाओगे, सिंथेसिस नहीं कर पाओगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाओगे, एंड देयर विल बी नो एसिमिलेशन। आपके दिमाग में जो है वो नॉलेज नहीं गया, एसिमिलेशन नहीं हुआ है, ठीक है, इट इज फ्री फ्रॉम दैट। तो ये भी याद रखना कि निर्विकल्प जो प्रत्यक्ष है ये इन सारी चीजों से परे होता है, फ्री होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सविकल्प प्रत्यक्ष पे, जो मैंने आपको बता दिया, इसको बोलते हैं डिटरमिनेट परसेप्शन या बाह्य ज्ञान। बाह्य ज्ञान मतलब क्या हुआ, बाहर का ज्ञान, ठीक है, या इसको कंसेप्चुअल परसेप्शन भी बोलेंगे। अब यहां पे आप उस आम को बहुत ध्यान से देखोगे कि वो केसर आम है, लंगड़ा आम रखा है, या कोई भी जो बिज्जू आम, बहुत तरह तरह के आम होते हैं, कौन सा आम रखा हुआ है। अब आप ध्यान से देखोगे टेबल पे, वो सड़ गया है या कच्चा है या खाने के लायक है। तो ये जो चीज आप कर रहे हो ना, ये सविकल्प प्रत्यक्ष कहलाता है, ठीक है। ये फेज कौन सा होता है, सविकल्प प्रत्यक्ष, जहां पे आप जजमेंट पास करते हो। यहां इट इज द कॉग्निशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज पोजेस्ड ऑफ सम कैरेक्टर। यहां पे आप उस ऑब्जेक्ट के जो कैरेक्टर है उसके अंदर, उसको आप समझने की कोशिश करते हो, ठीक है। इन दिस सिनेरियो प्रॉपर थिंकिंग इज द की टू द करेक्ट परसेप्शन। बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, और ऑब्वियस है अगर आप ध्यान से देख रहे हो, सारे सेंसेस यूज करके देख रहे हो, तो इट विल ऑलवेज डील विथ एसिमिलेशन, डिस्क्रिमिनेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। ये सारी चीजें इसमें होंगी। समझ में आ गया? एनी डाउट? लगता है बहुत ज्यादा ध्यान से सुन रहे हैं सब लोग, वेरी गुड। चलो अब ये है तो 10V में से दैट निर्विकल्प। अब ध्यान रखना यहां से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैंने ये इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। निर्विकल्प इज अ सिंपल एप्रीहेंशन। सिंपल एप्रीहेंशन, एक साधारण आशंका, बोला हिंदी में बोला है उन्होंने कि सिंपली आपने देख लिया। एंड सविकल्प इज अ प्रेडिकेटिव जजमेंट, यानी कि जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट का जो रिलेशनशिप है वो आप अच्छे से देखोगे, ठीक है। उसकी क्वालिटी क्या है उसके अंदर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो सब कुछ बहुत ध्यान से देखोगे, ठीक है। तो ये वाले स्टेटमेंट सब ना ध्यान रखना, थोड़ा सा अपने नोट्स में अच्छे से ऐड कर लेना, क्योंकि डायरेक्टली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बना देते हैं यहां से एनटीए वाले, ठीक है। तो देयर कैन नॉट बी एनी सविकल्प perception of an object without a previous निर्विकल्प perception of it। ये भी याद रखना कि ये स्टेजेस जो है वो सीक्वेंस वाइज चलता है, यानी कि पहले आप निर्विकल्प प्रत्यक्ष करोगे और उसके बाद सविकल्प करोगे। सविकल्प करने के लिए निर्विकल्प का होना जरूरी है, ठीक है। तो ये समझ में आ गई बात। अब जो मैंने आपको कहा था तीसरा स्टेज क्या होता है, वो है प्रत्यभिज्ञा, ठीक है। प्रत्यभिज्ञा बोलते हैं, ये भिजना नहीं बोलता, मैं बार बार भिजना बोल देती हूं। एक्चुअली में इंग्लिश में जो ZN होता है ना, उसको हिंदी में ज्ञ बोलते हैं, ज्ञ को ये ZN लिख देते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा था ना ज्ञान लक्षण में,
उन्होंने JNANA लिखा था, और कोई लोग जनाना लक्षण बोल देते हैं इसको, ठीक है, ये एक्चुअली में ज्ञान लक्षण है, ठीक है। तो ये प्रत्यभिज्ञा है। प्रत्यभिज्ञा मतलब क्या हुआ कि आपने किसी चीज को देखा पहले, मतलब किसी चीज को देखा तो आपको पहले कभी कोई घटना हुई होगी वो याद आ जाती है, ठीक है, रिकॉग्नाइज कर लेते हो आप उसको। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल आपको बताया है कि मान लीजिए आपको पहले कभी ट्रेन में किसी इंसान ने धक्का मार दिया बहुत जोर से, या लग गई चोट उससे, तो आपने उसको देखा घूर के, ठीक है, लेकिन वो तो सामने से निकल गया। अब कुछ दिनों बाद वही जो है इंसान आपको बाजार में दिख गया और सामने से आपके निकला, तो आप अपने दोस्त को बोलोगे अरे देख देख देख, ये तो वही है ना जिसने मेरे को धक्का मारा था ट्रेन में। ये क्या है? प्रतिभिज्ञा, ठीक है। सो रिकॉग्निशन इन इट्स लिटरल मीनिंग, इसका मतलब ही होता है रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्निशन। कॉग्निशन मतलब समझना, रिकॉग्निशन यानी दोबारा आप किसी चीज को देख चुके हो और उसके हेल्प से उसको दोबारा पहचानना, दोबारा पहचानना, ठीक है। सो दैट इज अ कॉग्निशन ऑफ इट एज दैट विच वॉज कॉग्नाइज्ड बिफोर, पहले आप उसे देख चुके हो, ठीक है। इन इट वी नो दैट द थिंग विच वी नाउ कॉग्नाइज इज द सेम एज दैट विच वॉज कॉग्नाइज्ड बिफोर, ठीक है। समझ में आ गया? मैंने आपको पूरा अच्छे से एग्जाम्पल समझा दिया। इसको बोलते हैं प्रत्यभिज्ञा। तो यहां पे प्रत्यक्ष होता है खत्म। तो हमने पढ़ लिया प्रत्यक्ष के टाइप्स और हमने पढ़ लिए स्टेजेस ऑफ प्रत्यक्ष। आई होप आपका रिवीजन भी हो गया होगा और जो पहली बार समझ रहे हैं उन्हें भी समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं अनुमान। अनुमान एंड इट्स क्लासिफिकेशन। अनुमान को पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रमाण है ये, और इसके अंदर जो न्याय सिलोजिज्म आता है उसमें से तो क्वेश्चन भर भर के पूछते हैं, ठीक है। तो अनुमान तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अनुमान क्या चीज है। किसी चीज के बारे में आपको पता नहीं है या फिर कम पता है, ठीक है, लेसर नोन फैक्ट है वो, उसके बारे में आपको जानना है, तो आप किसकी हेल्प लोगे? जो प्रीवियसली स्टैब्लिश्ड फेनोमेना है, जो पहले हो चुकी है चीजें, उसके हेल्प से आप इस चीज का अनुमान लगाओगे, ठीक है। आप प्रेडिक्ट करोगे, व्हाट यू विल डू, प्रेडिक्ट करोगे, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देखोगे। समझ में आ गया? तो इसके भी ना अलग अलग टाइप्स है। इसको ब्रॉडली जो है 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया है। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से देखें तो 2 टाइप के होते हैं, स्वार्थ अनुमान, प्रारथ अनुमान। इन्फ्रेंस के हिसाब से देखें तो अन्वय वैतरिकी, केवल अन्वयी और केवल वैतरिकी। और क्रोनोलॉजिकल इन्फ्रेंस यानी कि आप समय, मतलब कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में, यानी कि कॉज पहले इफेक्ट पहले, इस टाइप का है। तो उसमें देखें तो पूर्वावत, शेषावत, सामान्यतो दृष्टा। तो सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं, पूर्वावत, शेषावत और सामान्यतो दृष्टा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आएगा पूर्वावत अनुमान। बहुत ध्यान से सुनना। पूर्वावत अनुमान यानी कि मैंने हमेशा एक तरीका आपको बताया है कि अगर आपको क्या दिख रहा है, इस पे ध्यान देना। अगर आपको कॉज दिख रहा है, ठीक है, आपको क्या दिख रहा है, कॉज दिख रहा है, और आप अनुमान मतलब आप इन्फर किसके बारे में कर रहे हैं, इफेक्ट के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, आपको कॉज दिख रहा है यानी कि काले बादल जो है आपको दिख रहे हैं। एक एग्जाम्पल है, काले बादल जो है वो कॉज है, ठीक है, और उसका इफेक्ट क्या होगा, तेज बारिश या फिर बिजली चमकेगी। तो आपको कॉज दिख रहा है और आप जो है इन्फर क्या कर रहे हो, इफेक्ट के बारे में। तो ये क्या कहलाएगा, पूर्वावत अनुमान। तो याद रखना, कॉज अगर आपको दिख रहा है तो पूर्वावत अनुमान, सिंपल, ठीक है। दूसरा है शेषावत अनुमान। इसका उल्टा, अगर आपको इफेक्ट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इफेक्ट दिख रहा है आपको, और आप कॉज को इन्फर कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आपको गंदा मिट्टी भरा पानी दिख रहा है, तो आपने क्या इन्फर किया कि कल रात तेज बारिश हुई होगी। तो जो दिख रहा है, इफेक्ट दिख रहा है, इसलिए ये शेषावत अनुमान कहलाएगा, ठीक है। आपको जो है पके आम दिख रहे हैं पेड़ पे, तो आपने क्या इन्फर किया कि ये जो है पहले कच्चा आम रहा होगा, केरी रही होगी, ठीक है। तो दिख रहा है ना आपको, अगर सेंटेंस में दिखा है कि इफेक्ट आपको दिख रहा है एंड यू आर इन्फरिंग अबाउट द कॉज,
देन दिस इज शेषावत अनुमान। शेष यानी बचा हुआ, तो बची हुई चीज आपको दिख रही है, और बची हुई चीज क्या होती है? इफेक्ट होती है। यहीं से आया है शेषावत अनुमान। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद जो तीसरा होता है वो है सामान्यतो दृष्टा। देखो भाई, पूर्वावत अनुमान और शेषावत अनुमान कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूर्वावत अनुमान और शेषावत अनुमान जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताते हैं, और सामान्यतो दृष्टा जो है वो नीदर कॉज नॉर इफेक्ट है, यानी कि वो ना तो कॉज ना तो वो इफेक्ट बता रहा है। ये क्या बता रहा है? यूनिवर्सल फेनोमेना। यूनिवर्सल फेनोमेना को देखकर जब आप किसी चीज के बारे में इन्फर कर रहे हैं, जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल हर बार कोई भी देगा, मून वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूं कि हर बार आपको एक ही टाइम पे सूरज उगता हुआ दिख रहा है और सूरज डूबता हुआ दिख रहा है, तो आप जो है इन्फर क्या करोगे कि अगले दिन भी 6:30 बजे सुबह जो है सूरज उगेगा। ये क्या है? ये सामान्यतो दृष्टा है। देखो, एक और एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, आपको यूनिवर्सल फेनोमेना है ये कि 6:30 बजे जो है सूरज उग जाता है, यहाँ पे सनराइज हो जाता है, तो आपने इन्फर क्या किया कि कल भी जो है 6:30 बजे ये सनराइज होगा। सो दिस इज सामान्यतो दृष्टा अनुमान। याद रखिएगा, किसी भी यूनिवर्सल फेनोमेना को देखकर आप इन्फर कर रहे हो, सो दैट इज सामान्यतो दृष्टा। ठीक है, एक ये होता है सामान्यतो दृष्टा जो यूनिवर्सल फेनोमेना को देखकर होता है, और एक ये होता है कि साइमल्टेनियसली कोई चीज हो रही है, कॉज इफेक्ट नहीं है लेकिन साइमल्टेनियसली कोई चीज हो रही है। ठीक है, तो उसको भी सामान्यतो दृष्टा बोलते हैं। जैसे कि जब कोई जानवर जवान हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है, तो उसकी सींग आ जाती है, हॉर्न्स आ जाते हैं, और क्लोवेन हूफ जो उसके पांव में होती है ना, खुरें, वो आ जाती हैं, वो दोनों एक साथ आती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? सामान्यतो दृष्टा अगेन। तो आप जो है वो क्लोवेन हूफ को इन्फर कर सकते हो बाय इट्स हॉर्न। तो किसी भी जानवर की अगर आपने सींग देख ली तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसकी जो है क्लोवेन हूफ भी होगी, यानी कि खुर भी होगी। तो ये क्या है? ये कॉज इफेक्ट नहीं है, कॉज इफेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। ये क्या है? एकदम साइमल्टेनियसली चीजें हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको सामान्यतो दृष्टा बोलते हैं। उसके बाद जो है दूसरी कैटेगरी जो थी हमारी, उसमें सबसे पहला टाइप है केवल अन्वयी इन्फ्रेंस। देखो, मैं बहुत शॉर्ट में समझाऊंगी। केवल मतलब होता है ओनली, और अन्वयी का मतलब होता है पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। यहां पे केवल अन्वयी इन्फ्रेंस में जब तुमको पहचानने के लिए बोला जाए तो तुम एग्जाम्पल को देखना, और एग्जाम्पल में सारे के सारे पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो ये केवल अन्वयी इन्फ्रेंस हो जाएगा। और एक और चीज समझना कि देखो यार, व्याप्ति जो है, अब व्याप्ति मतलब क्या है? व्याप्ति में तुमको बहुत बार समझा चुकी हूं पहले भी। व्याप्ति मतलब होता है कि मिडिल और मेजर टर्म जो है, इनके बीच में जो यूनिवर्सल रिलेशनशिप है उसको व्याप्ति बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मिडिल और मेजर, देखो भाई, सारा जो लॉजिक है ना, जितने भी इंडियन लॉजिक बने हैं, ये मिडिल और मेजर टर्म को लेकर ही बनते हैं। जो भी अनुमान आप लगाते हो वो मिडिल और मेजर टर्म को लेकर ही लगाते हो, जो हम अभी आगे आने वाली स्लाइड में समझेंगे कि मिडिल और मेजर टर्म क्या होता है। तो अगर मिडिल और मेजर टर्म के बीच में व्याप्ति यूनिफॉर्म एग्रीमेंट यानी कि प्रेजेंस में हो, यानी कि पॉजिटिव हो, ओनली पॉजिटिव, एग्जाम्पल देखो, सारे के सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये केवल अन्वयी इन्फ्रेंस कहलाता है, केवल अन्वयी। दूसरा आता है केवल वैतरिकी। केवल यानी अगेन ओनली, और वैतरिकी मतलब होता है नेगेटिव। तो यहां पे बहुत इजी तरीके से समझना है, तो एग्जाम्पल को ध्यान से देखना। यहां पे तुमको एग्जाम्पल नेगेटिव में दिखेगा, जैसे व्हाट इज नॉट डिफरेंट, ठीक है, फ्रॉम अदर एलिमेंट्स, हैज नो स्मेल, सब निगेटिव वर्ड है। तो यहां पे व्याप्ति जो है मिडिल और मेजर के बीच में जो व्याप्ति है, रिलेशनशिप है, वो यूनिफॉर्म एग्रीमेंट इन एब्सेंस अलोन होगा। ठीक है, एब्सेंस यानी नेगेटिव चीज, नेगेटिव। ओके, अब आप आ जाओ नेक्स्ट अन्वय वैतरिकी में। यहां पे
बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, दोनों टाइप के स्टेटमेंट मिलेंगे। यहां पे व्याप्ति बोथ देयर प्रेजेंस एंड एब्सेंस, दोनों में होने वाला है, प्रेजेंस में भी एब्सेंस में भी। तो आपको यहां देखो एग्जाम्पल, ये साथ में देखो, ये साथ में दिया रहेगा और आपको पहचानने के लिए बोला जाएगा कि ये कौन सा इन्फ्रेंस है। तो यहां देखो सबसे पहले सब पॉजिटिव तुमको दिख रहा है और नेक्स्ट स्टेटमेंट में सारे नेगेटिव, नो नॉन फायरी ऑब्जेक्ट इज स्मोकी, therefore the hill is smoky, therefore the hill is not non fiery। तो ये कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, अन्वय व्यतिरेकी, क्योंकि इसमें दोनों है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। ठीक है, तो केवल अन्वयी में ओनली पॉजिटिव, केवल व्यतिरेकी में ओनली नेगेटिव और अन्वय व्यतिरेकी में दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों स्टेटमेंट मिलेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं, ये जो मैं तुमको समझाने वाली थी भाई पता होना चाहिए, क्योंकि इस बार किसी एक शिफ्ट में मैंने देखा था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने अच्छा खासा एग्जाम्पल दे दिया था इसी टाइप का स्मोक और फायर वाला, और पूछा था कि इस एग्जाम्पल में से साध्य कौन सा है ना, साध्य यानी कि मेजर टर्म कौन सा है, और ऑप्शन में दे दिया था उन्होंने, स्मोक है, हिल है, फायर है, कौन सा है। तो अगर बेसिक चीजें आपको पता नहीं होगा तो इजी क्वेश्चन भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, इंडियन लॉजिक में इंडियन लॉजिक में, वेस्टर्न लॉजिक की बात नहीं कर रही हूं मैं, वेस्टर्न लॉजिक में भी 3 टर्म होते हैं। ठीक है, वेस्टर्न लॉजिक में भी 3 टर्म होते हैं, मिडिल टर्म, माइनर टर्म, मेजर टर्म। ठीक है, ये वेस्टर्न लॉजिक में कहलाते हैं। लेकिन इंडियन लॉजिक में हम उस टर्म्स को क्या कहते हैं, पक्ष, हेतु और साध्य। ठीक है, इंडियन लॉजिक में जो 3 टर्म होते हैं उसको कहते हैं पक्ष, हेतु और साध्य, और वेस्टर्न लॉजिक में जो 3 टर्म होते हैं उसे बोलते हैं माइनर टर्म, मिडिल टर्म और मेजर टर्म। ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए आपको बताया जाता है, क्योंकि सिंस हम लोग वेस्टर्न लॉजिक को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, इसलिए समझाने वाले ने आपको समझाया है कि जिसको तुम माइनर टर्म समझते हो वेस्टर्न लॉजिक में, वही पक्ष कहलाता है इंडियन लॉजिक में। समझ में आ रहा है? और जिसको तुम मिडिल टर्म कहते हो वेस्टर्न लॉजिक में, वो यहां पे हेतु कहलाता है, और जो मेजर टर्म कहते हो उसको साध्य बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इस पूरे एग्जाम्पल में स्मोक जो है, स्मोक के कारण ही तो भाई सब चीजें हो रही हैं, तो स्मोक जो है आपका हेतु होता है। यही कारण है कि आप अनुमान लगा रहे हो, क्योंकि आपको पर्वत पे, हिल पे स्मोक दिख रहा है। क्या दिख रहा है? स्मोक दिखा, तो आपने अनुमान क्या लगाया कि उस पहाड़ पे आग होगी। ठीक है, तो स्मोक जो है वो हेतु बन जाता है, रीजन बन जाता है, रीजन ऑफ अनुमान। आप अनुमान क्यों लगा रहे हो, व्हाट इज द रीजन? स्मोक इज द रीजन। सो हेतु जो है वो स्मोक है। और कहां पे है वो धुआं, कहां पे? तो कहां पे वाली जो चीज है वो पक्ष बन जाती है, माइनर टर्म। तो कहां पे है? हिल में है। यहां पे किचन भी हो सकता था। इफ वी सी स्मोक इन अ किचन वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी फायर। तो भाई एग्जाम में ये मत सोचना कि यार मैडम ने तो पढ़ाया था कि पक्ष जो है वो हिल होता है, ऐसा नहीं है। पक्ष वो चीज है, वो चीज पक्ष कहलाती है जहां पे वो होता है। जैसे स्मोक कहां पे है, तो वो यहां पे किचन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज जो है पक्ष बन जाएगी। वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी फायर, तो फायर विल बिकम द साध्य, यानी कि मेजर टर्म। आग है ना भाई, आग तो मेजर ही होगा, ऐसे करके याद कर लेना। ठीक है, तो पक्ष, हेतु और साध्य याद रखना। न्याय सिलोजिज्म को देख लेते हैं। न्याय सिलोजिज्म सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पार्ट है, ये एनटीए का फेवरेट है। जिस तरह से तुमने एरिस्टोटेलियन की सिलोजिज्म पढ़ी थी, वहां पे हमेशा 2 प्रीमाइस और 1 कंक्लूजन होता है। अच्छे से पढ़ चुके हो तुम। न्याय सिलोजिज्म में ये 5 स्टेप होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 5 स्टेप्स। सबसे पहला है प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा बोलते हैं। मैं फिर से प्रतिज्ञा बोल देती हूं, प्रतिज्ञा, एक्चुअली इसको प्रतिज्ञा बोलेंगे। हाइपोथेसिस, आपने बोला, ये एग्जाम्पल है आपका, आपके दोस्त ने बोला that the mountain has fire,
यार इस माउंटेन में तो आग लगी हुई है, ठीक है। तो आपके दोस्त ने पूछा कैसे पता चला भाई तेरे को, तो आपने क्या दिया, रीजन दिया, बिकॉज इट हैज स्मोक, क्योंकि वहां पे मुझे धुआं दिख रहा है। आपने क्या दिया, कारण बताया, हेतु, ठीक है। अब उसने पूछा आपसे, यार मुझे तो भरोसा नहीं है जो तू कह रहा है, तो आप सामने वाले को भरोसा दिलाने के लिए आप बाकी के 3 स्टेटमेंट भी बोलोगे, ठीक है। जैसे आपने फिर उसको उदाहरण दिया, उदाहरण यानी कि यूनिवर्सल एग्जाम्पल दिया, इसको दृष्टांत भी बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण क्या दिया कि वॉट एवर हैज स्मोक इज फायरी, जहां पे स्मोक है वहां पे पक्का आग है। तूने ओवन देखा है ना, भट्टी देखी है तूने, वहां पे तूने धुआं देखा है, वहां पे देख वहां आग होती है, ठीक है। तो उसने बोला हाँ यार बात तो तू सही कह रहा है, इसीलिए उपान्य आ गया। अब ये क्या हुआ, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किसका, इस यूनिवर्सल एग्जाम्पल को अब आप अप्लाई करोगे अपने सिचुएशन में, इसको बोलेंगे उपान्य या फिर रीएफर्मेशन, ठीक है। दैट द माउंटेन हैज स्मोक which is invariably associated with fire, means without any doubt you are taking the help of the उदाहरण, जो यूनिवर्सल एग्जाम्पल आपने दिया उसके हेल्प लेकर अब आप बोलोगे that mountain has smoke which is invariably associated with fire, therefore the mountain has fire. So जो therefore वाला पार्ट होता है उसको निगमन बोलते हैं, यानी कि आपने स्थापना कर दी, आपने क्या कर दी, स्थापना कर दी। जो आपने हाइपोथेसिस बनाया था उसकी क्या की आपने, स्थापना। निगमन, आप एक कंक्लूजन पे आ गए, यस द माउंटेन हैज फायर, ठीक है। तो ये होता है न्याय सिलोजिज्म, जो कि फून फून तुम सारे कर रहे हो, फून 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 फून, ठीक है। ठीक है, वही फून ही है ये, लेकिन फून फून याद मत करो, अच्छे से समझ लो आप कि फून क्या है, ओके। तो अब समझ में आ गया। अब इसमें क्या है, जो हमने टाइप पढ़ा था, स्वार्थ अनुमान और प्रारर्थ अनुमान, ध्यान से समझना। अभी इस पूरे एग्जाम्पल में आपका दोस्त आपसे पूछ रहा था कि तूने कैसे बोला कि माउंटेन में फायर है, तो आपने उसको समझाने के लिए ये 5 स्टेप का यूज किया। तो ये क्या है, प्रारर्थ अनुमान है। क्या है, क्योंकि आप अपने दोस्त को समझा रहे हो, है ना। तो दूसरों को जब समझाते हैं तो प्रारर्थ अनुमान कहलाता है वो, ओके। 5 स्टेप का यूज कर रहे हो आप, सीक्वेंशियली चल रहे हो आगे। लेकिन अगर आप अकेले बैठे हो वहां पे जंगल में और आप अपने आप को समझा रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा, स्वार्थ अनुमान। स्वार्थ यानी कि सिर्फ अपने आप को समझाना। तो अपने आप को समझाने के लिए याद रखना कि पूरे 5 स्टेप्स जानने की जरूरत नहीं है। भैया पूरे 5 स्टेप अपने आप को क्यों समझाने के लिए करोगे, उसके लिए 3 स्टेप काफी है, पहले के 3 या लास्ट के 3। देखो ये चीज अपने नोट्स में ऐड कर लेना, मैंने यहाँ पे स्लाइड में नहीं डाला है, ठीक है। तो प्रारर्थ अनुमान के लिए 5 स्टेप चाहिए, स्वार्थ अनुमान के लिए पहले फर्स्ट 3 स्टेप्स या फिर लास्ट के 3 स्टेप्स काफी है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। और एक और चीज याद रखना कि जो हमने देखा कि न्याय सिलोजिज्म जो है ना, वो डिडक्टिव और इंडक्टिव होता है। ये कितने बार तुम लोगों को मैंने ये क्वेश्चन करवाया है कि ये ना तो डिडक्टिव ओनली होता है ना इंडक्टिव ओनली होता है, ये क्या होता है, डिडक्टिव इंडक्टिव दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जैसे कि तुम देखो यहाँ पे, वापस से पर्दे को ले आती हूं मैं, ध्यान से देखो। ये डिडक्टिव में क्या होता है, आप थ्योरी से कंक्लूजन की तरफ आते हो, थ्योरी से आप एग्जाम्पल की तरफ आते हो, और इंडक्टिव में क्या होता है, एग्जाम्पल से आप थ्योरी की तरफ जाते हो। बिल्कुल सही है। तो डिडक्टिव में देखो, यहां स्टेटमेंट है, कोई एक थ्योरी है, वहां से आप एग्जाम्पल की तरफ आए, तो पहला 3 जो है वो डिडक्टिव जैसा हो गया, और लास्ट का 3 देखो, आप एग्जाम्पल से वापस से थ्योरी की तरफ जा रहे हो, तो ये लास्ट का जो 3 है वो इंडक्टिव है। सो दैट्स व्हाई इट इज डिडक्टिव और इंडक्टिव, दोनों का कॉम्बिनेशन है न्याय सिलोजिज्म, ठीक है। तो इसको याद रखना, आप पर्दा वापस हटा देते हैं। सो डिडक्टिव, इंडक्टिव और फॉर्मल मटेरियल, ठीक है। फॉर्मल होता है और मटेरियलिस्टिक है, यानी कि देखो यार भौतिक चीजें ही समझा रहे हैं ना हम, तो औपचारिक सामग्री है, ठीक है, ये याद रखना, ओके। और
न्याय सिलोजिज्म रिकॉग्नाइजेस द फैक्ट दैट वर्बल फॉर्म इज नॉट द एसेंस ऑफ द इन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये भी एक चीज पूछा जाता है कि न्याय सिलोजिज्म को वर्बलिस्टिक नहीं बोलते हैं, इट इज नॉन वर्बलिस्टिक। क्योंकि स्वार्थ अनुमान में आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती ना। स्वार्थ अनुमान तो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, आप मन ही मन अपने आप को समझा रहे हैं, इसीलिए न्याय सिलोजिज्म को बोला गया है कि ये नॉन वर्बलिस्टिक होता है। और वहीं पे उल्टा एरिस्टोटेलियन सिलोजिज्म जो है, यानी कि जो हमारी वेस्टर्न जो लॉजिक है वो क्या है, दैट इज वर्बलिस्टिक। ओके, समझ में आ गया? एनी डाउट? पूजा बोल रही है बहुत इजी है। चलो, तो यहां पे हमारा अनुमान जो है खत्म होता है। एंड आई होप आपको सारे टाइप्स समझ में आ गए होंगे, न्याय सिलोजिज्म अच्छे से समझ में आ गया होगा, न्याय सिलोजिज्म की क्या प्रॉपर्टी है वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, थर्ड टाइप के प्रमाण पे जिसको हम उपमान बोलते हैं। ठीक है, अब उपमान मतलब क्या है? उपमान एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब है कंपैरिजन। जब भी आप क्या करोगे, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट आपको पता है, किसी चीज के बारे में आपको पता है और आप जानना चाहते हो कोई चीज जो आपको नहीं पता है। ठीक है, किसी चीज के बारे में नहीं पता है, उसको आप जानना चाहते हो, तो सामने वाला आपको जिस चीज के बारे में पता है उसकी सिमिलैरिटी बेस्ड पे वो आपको कंपेयर करके इस अननोन चीज के बारे में बताएगा। ठीक है, जैसे कि स्क्विरल और रैट, जो बड़ा चूहा होता है, अगर आपने कभी स्क्विरल नहीं देखा है, स्क्विरल यानी गिलहरी आपने नहीं देखी है, मान लीजिए बच्चा होता है, गिलहरी नहीं देखी उसने, तो उसने पूछा अपने पापा से कि पापा गिलहरी कैसे दिखती है? तो पापा ने बोला कि तुमने चूहा देखा है बड़ा? उसने बोला हाँ चूहा देखा है। तो बिल्कुल वो चूहे की तरह ही दिखती है गिलहरी, बस उसमें धारियां होती हैं और उसके पूंछ जो होते हैं वो बहुत ज्यादा थोड़े लंबे होते हैं और अच्छे घने होते हैं, बाल उसमें होते हैं घने। तो बच्चे ने समझ लिया ठीक है, यानी कि कोई भी जानवर जो चूहे जैसा दिखे और थोड़ी धारियां बनी होंगी उस पे। अब कभी वो बाहर गया और उसको ऐसा कोई जानवर दिखा तो तुरंत वो, उसके पापा ने जो रैट के बारे में बताया था उस नॉलेज के बेस पे वो इस अननोन नॉलेज, अननोन ऑब्जेक्ट को पहचान जाएगा कि ये स्क्विरल है। और इसी टाइप के नॉलेज को बोलते हैं उपमान, यानी कि कंपैरिजन, यानी कि एनालॉजी। एनालॉजी भी यही होता है, कंपैरिजन करना। इसके हेल्प से जब आप कोई नॉलेज को डिराइव करते हैं तो वो उपमान प्रमाण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? उपमान प्रमाण। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको मैंने गिलहरी वाला दे ही दिया, एक वाइल्ड ऑक्स वाला भी ले सकते हो, है ना। अगर आपने वाइल्ड ऑक्स नहीं दिखा है, वाइल्ड मतलब जंगल में मिलते हैं, कभी जाओगे जंगल सफारी में तो वाइल्ड ऑक्स आपको हर जगह दिख जाएगा। ठीक है, तो आपने वाइल्ड ऑक्स तो देखा नहीं है, तो आप किसी से पूछोगे वाइल्ड ऑक्स कैसा दिखता है, तो किसी को ही बोलेगा कि देखो भाई तुमने गाय देखी है? हाँ देखी है, बस थोड़ी थोड़ी वो गाय जैसे ही दिखता है वाइल्ड ऑक्स। तो जब भी आप जंगल में जाओगे, गाय जैसी चीज को देखकर, गाय जैसे जानवर को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये वाइल्ड ऑक्स है। इसी को उपमान प्रमाण बोलते हैं। ठीक है, अब ये हिंदी वालों के लिए है, जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगी तो आप हिंदी में देख लीजिएगा। अर्थ है तुलना और समानता। ठीक है, अब उपमान प्रमाण के भी 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। ये हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो पहले, पर अभी मैं आज आपको बता देती हूं कि उपमान प्रमाण के भी 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे पहला होता है सदृश्य, सदृश्य बोलो, या सधर्म्य उपमान। ठीक है, इसको बोलते हैं सिमिलैरिटी बेस्ड। अब मैं एग्जांपल हमेशा आपको दूंगी। मान लीजिए, क्योंकि सब लोग फिल्मी दुनिया से बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, तो आपको बॉलीवुड के बारे में बहुत अच्छे से पता है। पता है बॉलीवुड के बारे में, कोई भी पूछे बच्चा बच्चा जानता है बॉलीवुड क्या होता है। ठीक है, अभी आपको हॉलीवुड के बारे में नहीं पता है कि हॉलीवुड क्या होता है। कहीं से सुना आपने कि हॉलीवुड कोई चीज है, आपने पूछा सामने वाले से यार हॉलीवुड क्या होता है, तो वो आपको बोलेगा कि तू बॉलीवुड जानता है? हाँ बोलेगा, हाँ यार मैं तो जानता हूं बॉलीवुड। तो बॉलीवुड में कौन कौन क्या क्या चीजें होती हैं? एक्टर होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं,
फिर डायरेक्टर होता है, फिल्म बनती है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिल्म होती है, गाने होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो वो बोलेगा देख बेटा ऐसे ही सेम चीज हॉलीवुड में भी होती है, ये वेस्टर्न है, यूएस की है, एलए बेस्ड है, यूएस की जो एक फिल्म इंडस्ट्री है उसको हॉलीवुड बोला जाता है। यहां पर भी बॉलीवुड की तरह एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स होते हैं, फिल्म बनाई जाती है और सब लोग जैसे बॉलीवुड को एंजॉय करते हैं वैसे ही हॉलीवुड को भी एंजॉय करते हैं। तो ये क्या हो गया, आपने सिमिलैरिटी की बेस्ड पे क्या किया, आपने कंपैरिजन किया, उपमान। इसको क्या बोलेंगे, सदृश्य या सधर्मीय उपमान। नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद दूसरे टाइप का उपमान होता है, यहां पेक्युलियरिटी बेस्ड पहले आ गया, पहले यहां देखेंगे हम सेकंड पे, वैधर्मीय उपमान यानी कि डिसिमिलैरिटी बेस्ड। अब आपने जब बॉलीवुड और हॉलीवुड को कंपेयर किया तो आपने बोला देख यार बॉलीवुड में ना बहुत सारे फिल्मी गाने होंगे, हर सीन में गाने तुमको मिल जाएंगे, एक सीन हुआ उसके बाद एक ताता थैया गाना चालू हो जाएगा, लेकिन हॉलीवुड में तुझे गाने नहीं मिलेंगे, पूरी की पूरी कंटेंट बेस्ड होता है, फिक्शन बेस्ड और स्काई-फाई ऐसी चीजें बहुत सारी दिखेंगी तुमको हॉलीवुड में, और गाने नहीं होते हैं। कभी कभार किसी एक मूवी में, जैसे टाइटैनिक मूवी में गाना था, बैकग्राउंड में चलता रहता है वैसे, लेकिन फिल्म के बीच में नहीं आएगा। तो ये तुमने कैसे कंपेयर किया, डिसिमिलैरिटी बेस्ड। इसको क्या बोलेंगे, वैधर्मीय उपमान। ठीक है, बॉलीवुड और हॉलीवुड को कंपेयर ही कर रहे हो लेकिन डिसिमिलैरिटी के बेस्ड पे कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया वैधर्मीय उपमान। और तीसरा है असाधारण धर्म विशिष्ट। विशिष्ट यानी क्या होता है, पेक्यूलियरिटी बेस्ड, यानी कि कुछ यूनिक प्रॉपर्टी के बेस्ड पे आप कंपेयर करते हो। अब बॉलीवुड और हॉलीवुड में कुछ अगर यूनिक तुमको दिखता है तो उस बेस्ड पे तुम कंपेयर कर सकते हो। या फिर मैं एक और एग्जांपल देती हूं, तुम जानते हो फीवर है ना, फीवर जो है ये बाकी जो डिजीजेस होती हैं, जैसे कोई भी डिजीज आप ले लो, कॉलरा ले लो, जॉन्डिस ले लो, तो फीवर आना एक यूनिक चीज है, क्योंकि फीवर में आपके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। बॉडी का टेम्परेचर कॉलरा में नहीं बढ़ता, या फिर आप बॉडी का टेम्परेचर आपको मान लीजिए कोई चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, वैसे उसमें थोड़ा बढ़ता है ऑब्वियसली, लेकिन फीवर जो है एक पेक्यूलियरिटी बेस्ड है, यानी कि इसका जो एक बोलते हैं ना प्रॉपर्टी अलग है, इसमें बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसके बेस्ड पे आप कंपेयर कर रहे हो तो ये पेक्यूलियरिटी बेस्ड हो गया, यानी कि एक विशिष्ट विशिष्ट क्या बोलते हैं, एकदम अलग। तो ये क्या हो गया, असाधारण धर्म विशिष्ट। ये उपमान का एक अलग तरीका है कि कुछ यूनिक प्रॉपर्टी के बेस्ड पे आप कंपैरिजन कर लो। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहला है सदृश्य यानी कि सिमिलैरिटी बेस्ड कंपैरिजन, दूसरा है वैधर्म्य यानी कि डिसिमिलैरिटी बेस्ड कंपैरिजन, और तीसरा है पेक्यूलियरिटी बेस्ड यानी कि एकदम यूनिक प्रॉपर्टी के बेस पे आपने कंपैरिजन कर लिया। तो ये 3 क्लासिफिकेशन होते हैं उपमान प्रमाण के। एनी डाउट? हाँ बिल्कुल पसांग, डॉग और वुल्फ का कंपैरिजन, वेरी गुड, यस ओके। तो ये ध्यान रखना, कभी भी पूछा जा सकता है। इसके बाद उपमान में ही हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ उपमान पढ़ते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ उपमान। उपमान में जैसे अब जब तुम कंपैरिजन कर रहे हो तो किसी चीज का कंपैरिजन किया, जैसे हर फेस इज लाइक द मून इन चार्मिंगनेस, है ना, चांद सा रोशन चेहरा बोलते हैं हम लोग, चांद सा रोशन चेहरा। तो अब जब आपने ये स्टेटमेंट बोल दिया, आपने एक किसी अपनी गर्लफ्रेंड के चेहरे को अपनी मम्मी के बारे में, मम्मी पूछ रही है बेटा तेरी गर्लफ्रेंड कैसी दिखती है, भैया आजकल की मॉडर्न मम्मी है, पूछेगी भाई तेरी गर्लफ्रेंड है तो बता गर्लफ्रेंड कैसी दिखती है, तो आपने बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड का जो चेहरा है वो चांद जैसा रोशन है। ठीक है, तो आपने क्या किया, उपमान ही किया, उसके चेहरे को चांद से कंपेयर किया है। ठीक है, तो यहां पे इसके कंपोनेंट्स होते हैं। अगर फेस है, फेस क्या है आपका, फेस क्या है आपका, सब्जेक्ट है। ठीक है, दिस इज योर सब्जेक्ट, तो इसको बोलेंगे उपमेयम। क्या बोलेंगे, उपमेयम, सब्जेक्ट है ये, जिससे कंपैरिजन कर रहे हो आप,
मून से कंपैरिजन कर रहे हो तो मून क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट, है ना, ये ऑब्जेक्ट से आप कंपैरिजन कर रहे हो, इसीलिए मून को बोलेंगे उपमानम। क्या बोलेंगे, उपमानम। और आप कौन सा एडजेक्टिव यूज कर रहे हो, चार्मिंगनेस, यानी कि रोशन, चांद सा रोशन चेहरा, है ना। तो रोशन जो है यानी कि चार्मिंगनेस जो है वो क्या है, एट्रीब्यूट है या एडजेक्टिव बोलो उसको, वो बोलेंगे उसको सामान्य। ठीक है, तो इसके 3 कंपोनेंट का नाम याद रखना, उपमेयम यानी कि सब्जेक्ट, किसको कंपैरिजन कर रहे हो, उपमानम किससे कंपेयर कर रहे हो, उपमानम, और क्या किस एडजेक्टिव का यूज किया है आपने, वो क्या कहलाएगा, सामान्य। ठीक है, समझ में आ गया, 3 कंपोनेंट होते हैं उपमान, उपमान प्रमाण में। ये हो गया आपका कंपोनेंट्स, उपमान के घटक। ठीक है, उपमयम, उपमानम और सामान्य। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई होप सो। चलिए अब हम जाते हैं 4th प्रमाण में। 4th प्रमाण बहुत इजी है, इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण यानी कि जो हाईएस्ट ऑथोरिटी ने कोई बात आपको बोली और आपने उसको सच माना है, वैलिड नॉलेज माना है। ठीक है, तो शब्द मीन्स रिलाइंग ऑन वर्ड, टेस्टिमनी ऑफ पास्ट और प्रेजेंट रिलायबल एक्सपर्ट्स। ठीक है, आप उन पे भरोसा कर रहे हैं। जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखा है, डिडक्टिव में भी हम बोल देते हैं मैन इज मॉर्टल। अब ये कहां से आया कि इंसान जो है वो मॉर्टल है, ये कहां से आया, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सब जगह देखा गया कि यार इंसान तो मरता है, कोई ना कोई एज आके मरता है। ठीक है, ये क्या है, मॉर्टल है। तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ, और ये शब्द प्रमाण की तरह लिया जाता है। जैसे कि पापा ने बोला कि बेटा, जैसे देखो मम्मी पापा की बात को हम लोग एकदम हाईएस्ट ऑथोरिटी पे रखते हैं। ठीक है, अब आजकल के बच्चे तो नहीं रखते हैं आजकल के एरा में, लेकिन पहले जो है वो रखते थे। ठीक है, माँ बाप यानी कि सर्वोपरि भगवान के समान मानते थे। अगर पापा ने बोला बेटा ये खाना तेरे लिए बहुत अच्छा है, सेहतमंद है, तो बच्चा उसे चेक करने नहीं जाएगा कि सड़ा हुआ है या फिर पुराने 2-3 दिन पुराना है, बासी खाना है, ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो सीधे खा लेगा, क्योंकि वो भरोसा रखता है अपने पापा की बात पे, क्योंकि उसके लिए वो हाईएस्ट ऑथोरिटी है। तो उनकी कही गई बात को वो एज अ वैलिड नॉलेज मानेगा। जैसे हमारे रिलीजियस गुरु होते हैं, है ना, हर जगह है रिलीजियस गुरु। पंडित आपको कोई बात बोलते हैं, देखो भैया इस टाइम पे अपनी गलत काम, मतलब कोई भी अच्छे काम मत करना, क्योंकि राहु केतु का आप पे प्रभाव है। तो आप कैसे मान जाते हैं उनकी बात को, क्योंकि वो हाईएस्ट ऑथोरिटी उनको मानते हैं, तो उनकी जो नॉलेज दी गई है उसको वैलिड मानकर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, और इसी को शब्द प्रमाण बोला जाता है। अब एक बात का ध्यान रखना, ये नहीं होता है कि किसी दोस्त ने बोल दिया या फिर आपके कलीग ने बोल दिया, भाई बहन ने बोल दिया, तो उसको भी आपने मान लिया तो वो शब्द प्रमाण कहलाएगा। ऐसा नहीं है, मानने को तो आप किसी भी चीज को आप आजकल मानने लग जाते हो। शब्द प्रमाण का ध्यान रखना कि वो हाईएस्ट ऑथोरिटी है, उसको कोई चैलेंज नहीं करता है। ठीक है, तो वहां से अगर आप नॉलेज गेन करते हो तभी वो शब्द प्रमाण कहलाएगा, ये चीज को ध्यान रखना। अब वर्बल टेस्टिमनी भी 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है वैदिक और दूसरा है सेक्युलर यानी कि लौकिक। अब ये जो वैदिक प्रमाण है ना, वैदिक टेस्टिमनी, इसी को मैंने बोला कि ये परफेक्ट होता है, इसको कोई भी चैलेंज नहीं करता, इनफैलिएबल है। जैसे कि वेद, हमारे वेद पुराण जो है, कहा जाता है कि वेद जो है स्वयं भगवान के बोले हुए शब्द है। कुरान है, बाइबल है, क्या बोलते हैं, इनकी बातों को आप चैलेंज नहीं करते हैं। आप जो भी इस दुनिया में कर रहे हो उसका बेस लेकर आप सारी बातें बोलते हो। देखो भैया, वेद में ये बातें बोली गई हैं, कुरान में ये आयतें लिखी गई हैं, बाइबल में ये बातें लिखी गई हैं, तो हमें फॉलो करना है। सो ये क्या है, वैदिक प्रमाण है, वैदिक टेस्टिमनी बोलेंगे। दूसरा होता है इसमें सेक्युलर टेस्टिमनी, जब कोई इंसान बोले, ह्यूमन बीइंग बोले, हो सकता है आपका गुरु हो, रिलीजियस गुरु हो, धार्मिक गुरु हो, तो उनकी बातों को अगर आप मानते हो तो वो सेक्युलर टेस्टिमनी बोलते हैं। और इसको माना जाता है कि इट इज लायबल टू एरर, गलती हो सकती है, आप 100% ट्रूथ नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये 2 तरह के प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, वैदिक और सेक्युलर यानी कि लौकिक प्रमाण। ध्यान रखिएगा, 2 टाइप के प्रमाण होते हैं।
ठीक है, कि कोई भी सेंटेंस बोले, कोई भी वाक्य बोले, उसको इंटेलिजिबल यानी कि लॉजिकल होने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। क्या होते हैं? कुछ कंडीशंस होते हैं। किसी भी सेंटेंस को लॉजिकली ट्रू होने के लिए कुछ कंडीशंस को मीट करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन उसमें होता है आकांक्षा। क्या होता है? और ये सीरियल वाइज याद करिएगा, ऐसे आगे पीछे मत याद करिएगा, ये कंडीशन सीरियल वाइज है। सबसे पहला है आकांक्षा। आकांक्षा यानी कि कोई भी सेंटेंस में जो आप वर्ड्स यूज करते हैं, शब्द यूज करते हैं, पहली बात तो वो अनरिलेटेड नहीं होने चाहिए, यानी कि वो शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए, मिलते हुए होने चाहिए। ठीक है, और एक लॉजिकल सेंटेंस बनाएं आप, इसको क्या कह लेंगे? आकांक्षा। एक्सपेक्टेंसी, म्यूचुअल इंप्लीकेशन। ठीक है, ये सारे इसके कीवर्ड्स की तरह अपने नोट्स में लिख लेना। जैसे कि आपने बोल दिया गाय, हाथी, घोड़ा, ऐसे करके सेंटेंस बना दिया, गाय, हाथी, घोड़ा, गधा, तो इससे क्या समझ में आ रहा है? ना तो ये शब्द एक दूसरे से रिलेटेड है और ना ही कोई लॉजिकल सेंटेंस बना रहे हैं, तो इस सेंटेंस को आप लॉजिकली ट्रू नहीं मानेंगे। ठीक है, तो आकांक्षा का होना बहुत जरूरी है, यानी कि शब्द एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो और लॉजिकली अरेंज्ड हो। ठीक है, दूसरा होता है योग्यता। योग्यता यानी कि आप ऐसे शब्दों का चुनाव ना करें सेंटेंस में जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, एक दूसरे की उल्टी बात कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल है वाटर द प्लांट्स विथ फायर, आप पेड़ों को पानी दें आग से, ये क्या सेंटेंस है? तो आप क्या कर रहे हो? कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स यूज कर रहे हो सेंटेंस में। तो ऐसे क्वेश्चन आए जा सकते हैं। आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और बोला जाएगा अब बताइए कि इन सब में कौन सा कंडीशन मीट नहीं हो रहा है। तो आपको पहचानना है अगर उस स्टेटमेंट में जो शब्द यूज किए गए हैं अगर वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी कि योग्यता वाला कंडीशन मीट नहीं हो रहा है। ठीक है, सो वर्ड्स शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट द मीनिंग। ओके, तीसरा होता है इसमें सानिधि। सानिधि का वर्ड अगर आप हिंदी अच्छे से जानते हो तो सानिधि मतलब ही होता है कि जो आप शब्द बोल रहे हैं उन सब में एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए। धीरे धीरे टाइम लेकर अगर बोलोगे तो उस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है, आप बोल रहे हो ब्रिंग और फिर 2 मिनट बाद बोलोगे काउ, सामने वाले को क्या समझ में आएगा, है ना। तो कई बार मीम भी इसका बहुत आता है ना कि जल्दी बोल मुझे पनवेल निकलना है ना। तो तुमने ये मीम देखा होगा, जल्दी जल्दी बोल मुझे पनवेल निकलना है। तो बस वही है, थोड़ा सा जल्दी बोलना है। जल्दी मतलब एकदम भी फास्ट नहीं, बट एक प्रॉपर आपके जो सेंटेंस बोल रहे हैं उसके वर्ड्स में एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए। ठीक है, तभी एक लॉजिकल सेंटेंस बन पाएगा। तो इसको कहेंगे सानिधि। और फोर्थ आता है तात्पर्य। तात्पर्य मतलब वही कहना क्या चाहते हो भाई, क्या कहना चाहते हो, है ना। तो लिटरल मीनिंग, कभी कभी कुछ सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एम्बिग्युअस होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं। तो सामने वाले को जब आप वो सेंटेंस बोले या उन वर्ड्स जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स है अगर आप उसको बोल रहे हैं तो प्रॉपरली बोलें कि क्या बोलना चाहते हो आप, है ना। एकदम ही लिटरल मीनिंग नहीं बोल दें। ठीक है, द वैलिडिटी ऑफ अ सेंटेंस डिपेंड ऑन इट्स पर्पट। पर्पट यानी कि क्या पर्पस है आपका बोलने का, इंटेंशन क्या है आपका, स्पीकर का क्या इंटेंशन है, वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, लिटरल मीनिंग आपको नहीं बताना है, उसका डिक्शनरी मीनिंग नहीं बताना है, आप क्या कहना चाहते हैं वो बताएं। जैसे कि एग्जाम्पल आपने सुना हो साइंधव, साइंधव बोलते हैं। साइंधव घोड़े को भी बोला जाता है, घोड़े की एक प्रजाति होती है साइंधव, और सेंधा नमक को भी साइंधव बोलते हैं। तो तुम अगर किसी को बोल दो कि जा मेरे लिए साइंधव लेकर आ, तो वो तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, तुमने घोड़े को बोला या नमक बोला, समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बोलते हो यार जा मेरे लिए साइंधव नमक लेकर आ, तो वो साइंधा नमक लेकर आएगा, है ना, घोड़े को उठाकर नहीं ले आएगा तुम्हारे लिए। तो जो भी बोले अपना इंटेंशन क्लियर रखे, तात्पर्य सामने वाले को पता होना चाहिए। तो ये 4 जो है इंपॉर्टेंट कंडीशंस है फॉर अ लॉजिकल सेंटेंस। ठीक है, और अ सेंटेंस इन ऑर्डर टू बी इंटेलिजिबल मस्ट कंफर्म टू दीज कंडीशंस। AYST की तरह याद रख लीजिए,
वैसे तो नाम ही याद रखे तो ज्यादा अच्छा होगा, आकांक्षा, योग्यता, सानिधि, तात्पर्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी में है, सो हिंदी के लर्नर्स भी इस पीडीएफ को जब रेफर करेंगे तो जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी तो सारे वर्ड्स इंडियन लॉजिक में हिंदी के ही होते हैं, सो हिंदी वालों को दिक्कत नहीं होगी। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड लास्ट प्रमाण में। अर्थपति का मतलब ही होता है संस्कृत मीनिंग प्रिजम्पशन यानी कि इंप्लीकेशन। ठीक है, प्रिजम्पशन, आप पहले से प्रिज्यूम कर रहे हैं, प्रिजम्पशन है ये। इन द योगिक फिलॉसफी यानी कि जो वेदा की फिलॉसफी है उसमें अर्थपति को वैलिड नॉलेज मानने वाले सिर्फ दो ही थे। एक थे वेदांता फिलॉसफी के अद्वैत वेदांता। ठीक है, वेदांता फिलॉसफी के 6 स्कूल्स थे, उसमें से एक स्कूल था अद्वैत वेदांता जिन्होंने अर्थपति को वैलिड नॉलेज माना था, याद रखिएगा। और दूसरे थे पूर्व मीमांसा के भट्ट स्कूल, इन लोगों ने अर्थपति को वैलिड नॉलेज माना था। ठीक है, they said that these are, अर्थपति भी एक वैलिड नॉलेज है और एक वैलिड तरीका है नॉलेज को ऑब्टेन करने का यानी कि पाने का। अर्थपति मतलब क्या है? इट रिफर्स टू द वे इन विच नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। यानी कि ऐसा होता है कि कई बार आपको कई चीजें सामने से नहीं दिख रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हो फैक्ट्स के, कुछ ऐसी चीजें आपको घटनाएं घटती हुई दिख रही हैं जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, और उसके बेस पे आपने एक इंफॉर्मेशन यानी कि आप एक पोस्टुलेशन तक आ गए। जैसे कि सूरज जो है हर दिन 6:30 बजे उगता है, आपने आज भी देखा, कल भी देखा, परसों भी देखा, और उसके बेस पे आपने पोस्टुलेशन डिराइव किया कि अब ये आने वाले दिनों में 6:30 बजे ही सनराइज होगा। तो ये क्या है? दिस इज अर्थपति। यानी कि आपको कुछ फैक्ट्स आप ऑब्जर्व कर रहे हो और उसके बेस पे आपने एक पोस्टुलेशन को डिराइव कर लिया कि यस दिस इज द वैलिड नॉलेज। तो हमने वैलिड नॉलेज किसको माना? कि आप हर रोज देख रहे हो कि 6:30 बजे सनराइज हो रहा है, तो आपने अगले दिन का बोला कि यह 6:30 बजे ही सनराइज होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स एंड पोस्टुलेशन बेस्ड ऑन सच फैक्ट्स टू अराइव एट द इंफॉर्मेशन। जैसे कि एक हमारा मोटा भाई है ना, जो थोड़ा सा फैटी है। अब वो मोटा है तो आप उसको देख रहे हो कि यार ये तो दिन में खाता ही नहीं है, तो ये मोटा कैसे है? दिन में तो खा ही नहीं रहा, तो ये मोटा कैसे है? तो आपने क्या बोला? आपने पोस्टुलेशन क्या डिराइव किया कि हो सकता है ये रात को खाता होगा, क्योंकि आपको तो दिख रहा है कि ये मोटा है। और मोटा कैसे होगा? हवा पी के तो होगा नहीं मोटा, ऑब्वियसली खाना खाकर ही होगा मोटा। तो आपने क्या पोस्टुलेशन डिराइव किया कि यार दिन में नहीं खाता है ना ये, तो हो सकता है ये रात में खाता होगा और रात में खा के तुरंत सो जाता होगा, इसलिए ये मोटा हो गया है। तो ये क्या है? अर्थपति। ठीक है, एग्जाम्पल के हेल्प से समझोगे तो जल्दी समझ में आएगा। इसे क्या बोलेंगे? अर्थपति। सो कुछ एग्जाम्पल्स इसके, जैसे आप डेटा सनराइज टाइम का जो डेटा है उसके हेल्प से आप डिटरमाइन कर रहे हो द टाइम द सन विल राइज टुमारो। सो दिस इज अर्थपति। ऑब्जर्विंग समवन्स वेट एंड ईटिंग पैटर्न्स, उसके पैटर्न को, खाने के तरीके को, उसके डाइटरी हैबिट्स के बारे में आप पोस्टुलेशन डिराइव कर रहे हो, क्योंकि उसका आपने वेट देखा है, मोटा हो गया है वो। ठीक है, तो ये सारे तरीके होते हैं। अगर इस तरीके से आप नॉलेज को प्राप्त करते हैं तो इसे अर्थपति कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट नॉलेज पे, इसे कहते हैं अनुपलब्धि। तो अनुपलब्धि का मतलब ही होता है, संस्कृत टर्म है, इसका मतलब होता है नॉन परसेप्शन। अब फिर से बता दूं मैं कि हमारे हिंदू फिलॉसफी यानी कि जो योगिक फिलॉसफी है, इसके अकॉर्डिंग अगेन अद्वैत वेदांता और जो भट्ट स्कूल थे पूर्व मीमांसा के, इन्होंने अनुपलब्धि को भी वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना था। लेकिन अगर हम दूसरा चीज देखें तो प्रभाकर, जो प्रभाकर स्कूल था और विशिष्ट अद्वैत था, इन्होंने ने ये अनुपलब्धि को वैलिड सोर्स नहीं माना था, और बाकी भी बहुत सारे थे जिन्होंने नहीं माना था। अनुपलब्धि को मानने वाले कौन थे? अद्वैत वेदांता और भट्ट स्कूल ऑफ पूर्व मीमांसा। ठीक है, लेकिन वहीं पे वेदांता की जो स्कूल थी विशिष्ट अद्वैता, इन्होंने माना नहीं था। इन्होंने बोला कि अनुपलब्धि को सेपरेट सोर्स मानने की जरूरत नहीं है आपको,
क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण में ही, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसमें आप सेंस ऑर्गन का यूज करते हैं, वहां पे अगर कोई चीज आपको नहीं दिख रही आंखों से, तो वो भी तो प्रत्यक्ष प्रमाण में ही आएगा ना कि आपको नहीं दिख रही है। उसके लिए अलग से प्रमाण बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अद्वैत वेदांता और भट्ट स्कूल ने बोला कि जरूरत है, देयर इज अ रिक्वायरमेंट, क्योंकि जो चीजें आंखों से नहीं दिख रही, आपके सेंस ऑर्गन से नहीं दिख रही, उससे भी तो आप नॉलेज डिराइव करोगे, है ना। तो ये अद्वैत वेदांता और भट्ट स्कूल ने बोला कि अनुपलब्धि इज द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। अब अनुपलब्धि होता क्या है? इट रिफर्स टू द वे इन विच एन एब्सेंस ऑफ समथिंग इज परसीव्ड। किसी चीज के न होने से आप जो नॉलेज गेन करते हो, दैट इज अनुपलब्धि, किसी के न होने से, ठीक है। सो समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट कैन नॉट बी परसीव्ड, है ना। जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है उसको आप परसीव कैसे करोगे? अपने सेंस ऑर्गन से नहीं करोगे। Instead, we have to use another source of knowledge, and that source of knowledge is considered as अनुपलब्धि, ठीक है। तो जो चीजें एग्जिस्ट नहीं कर रही है उसको तो आपके सेंस ऑर्गन परसीव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको उसके बारे में जानना है। सो आप कैसे जानोगे? अनुपलब्धि के थ्रू। ओके, समझ में आ गया? अंडरस्टूड? सो दिस इज अनुपलब्धि प्रमाण। अब अनुपलब्धि में भी ना एक नया मैं आपको बता रही हूं कि एक इन्होंने बोला सदरूप और असदरूप। नाम याद रखेगा। सदरूप मतलब होता है जब आप अपने सेंसेस से कोई भी ऑब्जेक्ट को परसीव करते हैं तो वो पॉजिटिव रिलेशन बताता है, इसको कहते हैं सदरूप। सद मतलब पॉजिटिव, रूप में यानी कि आकार, है ना। तो सदरूप यानी कि पॉजिटिव रिलेशन। लेकिन वहीं पे अगर आपको कोई चीजें नहीं दिखाई दे रही है, आप अपने सेंसेस से परसीव नहीं कर पा रहे हो, तो उसे क्या बोलेंगे? असदरूप, यानी कि नेगेटिव रिलेशन होता है ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है, और आपके सेंस ऑर्गन से, ठीक है। जैसे देखो यार, एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके सेंस ऑर्गन से नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो चीजें एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना। आपको पता है कि डॉग्स और एनिमल्स जो होते हैं वो चीजें देख लेते हैं जो आपकी आंखें नहीं देख पाती हैं। समझ में आ रहा है? यही कारण है कि अद्वैत वेदांता और भट्ट स्कूल ने बोला कि ऐसा नहीं है कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो चीजें एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो अनुपलब्धि इसी को बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया? अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ अनुपलब्धि का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी के घर की घंटी बजाई, है ना, घंटी बजाई और किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो आप क्या बोलोगे? कि घंटी नहीं बजाई तो दरवाजा नहीं खुला, इसका मतलब यह है कि वो इंसान घर में है ही नहीं। तो किसी के ना होने से उसके ना होने का प्रमाण आप दे रहे हो। आपने घंटी बजाई, दरवाजा नहीं खुला, तो आपने क्या बोला? कि वो इंसान जो है वो घर में नहीं है। तो आपने घंटी बजाई, नहीं खुला, उसके ना होने का आप प्रमाण दे रहे हो, और इसी को अनुपलब्धि बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने जंगल में शेर नहीं देखा, तो आपने क्या बोला? कि जंगल में शेर है ही नहीं। तो किसी के ना दिखने से आपके सेंस ऑर्गन्स उसको परसीव नहीं कर रहे हैं और आप उसके ना होने का प्रमाण दे रहे हो, सो दैट इज अनुपलब्धि, ठीक है। अब मैंने आपको बहुत क्लियर कर दिया है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सारे 6 के 6 प्रमाण हम पढ़ चुके हैं। देखो, व्याप्ति का एक डेफिनेशन हमेशा हमेशा याद रखो, वो है इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंस बिटवीन द मिडिल टर्म एंड द मेजर टर्म। मिडिल टर्म यानी कि धुआं और आग, फायर और स्मोक के बीच में इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंस है, यानी कि रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। इसी को हम व्याप्ति बोलते हैं। व्याप्ति का मतलब है स्टेट ऑफ परवेजन। क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ परवेजन। व्याप्ति को बोलेंगे स्टेट ऑफ परवेजन, यानी कि दोनों के बीच में, मिडिल और मेजर टर्म के बीच में कोरिलेशन है। अब कोरिलेशन कैसे है वो बताती हूं। देखो, व्याप्ति में होती है 2 चीज, एक होता है व्याप्य और दूसरा होता है व्यापक, ठीक है।
व्याप्य जो है, व्याप्य मतलब ये हुआ वन इज परवेडेड। परवेडेड यानी कि जैसे कि वन इज परवेडेड, व्याप्य वन इज परवेडेड यानी कि स्मोक इज परवेडेड बाय फायर। ठीक है, ये एग्जाम्पल देखो, स्मोक इज परवेडेड बाय फायर। क्यों बोला? क्योंकि स्मोक इज ऑलवेज एकम्पनीड बाय फायर। हम हमेशा बोलते हैं, मैंने आपको हमेशा समझाया है कि स्मोक जो है वो आपकी एक्ट्रेस हीरोइन है, और फायर जो है ना, पुष्पा है हमारा जो कि एक्टर है, वो हमेशा हीरोइन के साथ रहता है। तो इसलिए हम बोलते हैं स्मोक इज परवेडेड बाय फायर। तो जो परवेडेड है, विच वन इज परवेडेड इज व्याप्य। ठीक है, यानी कि व्याप्य क्या हो गया? व्याप्य हो गया स्मोक। देखो ऐसे स्टेटमेंट आ सकते हैं एग्जाम में, आपको पूछा जा सकता है कि व्याप्य क्या होता है, मिडिल टर्म होता है या मेजर टर्म। तो व्याप्य हम लोग हमेशा मिडिल टर्म को बोलते हैं, स्मोक को बोलते हैं, और व्यापक जो है वो फायर है, जो हमेशा साथ में रहता है उसको हम बोलते हैं व्यापक। व्यापक मतलब हर जगह वो फैला हुआ है। व्यापक का लिटरल मीनिंग क्या होता है कि टू स्प्रेड थ्रू एंड बी नोटिसेबल इन एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, सब जगह वो दिखेगा आपको, तो वो क्या है? फायर। ठीक है, तो ये दो चीज याद रखना कि स्मोक जो है वो व्याप्य है और फायर जो है वो व्यापक है। ठीक है, ये एक कंसेप्ट हमको समझ में आ गया व्याप्ति में। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये हिंदी में है। हिंदी वाले लर्नर्स पीडीएफ आप जब डाउनलोड करोगे आप अच्छे से समझ, वैसे मैं हिंदी में ही समझा रही हूं, इंडियन लॉजिक तो पूरा हिंदी के ही वर्ड्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं दो चीज में। व्याप्ति दो तरह की होती है, समव्याप्ति और असमव्याप्ति। ध्यान से समझना, समव्याप्ति मतलब है कि जब मिडिल और मेजर टर्म, मिडिल और मेजर टर्म के बीच में एक इक्वल एक्सटेंशन होता है, दोनों बराबरी से साथ में रहते हैं। ठीक है, दोनों बराबरी से पार्टनरशिप में रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं समव्याप्ति। ठीक है, यानी कि मिडिल टर्म है जहां पे, वहां पे मेजर टर्म है, मिडिल टर्म के कारण मेजर टर्म है, मेजर टर्म के कारण मिडिल टर्म है, आपस में दोस्ती रहती है, इन दोनों में को एग्जिस्टेंस रहता है, तो इसे क्या बोलेंगे? समव्याप्ति। इक्वल एक्सटेंशन, कुछ कुछ कीवर्ड्स ना बेटा इंडियन लॉजिक में इनकी अपनी लैंग्वेज होती है, जिसको आप अपने लैंग्वेज में चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, जनरल लैंग्वेज में चेंज नहीं कर सकते हो, इसकी एक अपनी लैंग्वेज है जो आपको याद करनी ही पड़ेगी। तो अव्याप्ति बिटवीन टर्म्स ऑफ इक्वल एक्सटेंशन या इक्विपोलेंट कॉन्कोमिटेंस, तो ये कीवर्ड आप याद रखना, इक्विपोलेंट कॉन्कोमिटेंस, दैट इज समव्याप्ति। ये एग्जाम्पल वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल है, whatever is nameable is knowable। ठीक है, जिसका नाम आप रख सकते हो उसको आप जान सकते हो। ठीक है, तो यहां पे मिडिल टर्म क्या है? नोएबल। मेजर टर्म क्या है? नेमिएबल। अब इन दोनों में आपस में रिश्ता है, यानी कि जो नेमिएबल है वो नोएबल है और जो नोएबल है वो नेमिएबल है। ठीक है, तो दोनों तरफ से इक्वल एक्सटेंशन है, इसीलिए इसको समव्याप्ति बोलेंगे। अब इसके अपोजिट होता है जब अनइक्वल एक्सटेंशन होता है, यानी कि दोनों के बीच में भाई दुश्मनी है। ठीक है, मैं हूं तो तू है, लेकिन ये बोलेगा मैं हूं तो तू तो है ही नहीं, ये क्या बात हुई? तो ये हो गया विषम व्याप्ति या फिर असमव्याप्ति, दो नाम होते हैं इसके, याद रखना। और इसका कीवर्ड है नॉन इक्विपोलेंट कॉन्कोमिटेंस बिटवीन टू टर्म्स। ठीक है, इसको असमव्याप्ति बोलती है, और इसका वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल हमारा फायर एंड स्मोक ही है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि स्मोक जहां पे है वहां फायर तो है, लेकिन जहां फायर है वहां स्मोक नहीं है। इसीलिए हम ये बोलते हैं वेयर एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर इज करेक्ट, बट वेयर एवर देयर इज फायर देयर इज स्मोक इज नॉट वैलिड। क्योंकि हमें एग्जाम्पल पता है, हॉट आयरन बॉल है, किचन के फ्लेम है, जो गैस फ्लेम है वहां पे आग तो है पर धुआं आपको नहीं दिखता है। तो जहां धुआं है वहां पे आग रहेगा, सही है, लेकिन जहां पे आग है जरूरी नहीं है वहां पे धुआं हो ही।
इसीलिए ये क्या है, असमव्याप्ति, नॉन इक्विपोलेंट कॉन्कोमिटेंस। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल आप इसके याद रखना और इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एक चीज बताई गई कि व्याप्ति जो है मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच में को एग्जिस्टेंस का रिलेशन है। को एग्जिस्टेंस मतलब होता है सह अस्तित्व या सहचर्य। ठीक है, हिंदी में सहचर्य भी बोलते हैं, मतलब एक है तो दूसरा भी है, दूसरा है तो पहला भी है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, एक दूसरा कंडीशन ये है कि सिर्फ इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंस नहीं चाहिए व्याप्ति में। व्याप्ति में एक दूसरा वर्ड है अनकंडीशनल। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो कि व्याप्ति इज एन इनवेरिएबल, ये तो है ही, साथ ही साथ एक और चीज है, अनकंडीशनल रिलेशन ऑफ कॉन्कोमिटेंस बिटवीन द मिडिल एंड मेजर टर्म। अब पूछोगे मैम कंडीशन और अनकंडीशनल कैसे आया, अब तुमको समझाती हूं। ये देखो, तुम लोगों ने ये तो समझ ही लिया था कि वेयर एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। ठीक है, जहां पे धुआं है वहां आग है, ये तो व्याप्ति बता रहा है भाई, क्योंकि इसमें कोई भी कंडीशन नहीं लगा है। जहां स्मोक है वहां फायर आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो ये को एग्जिस्टेंस बहुत सही बता रहा है ये रिलेशनशिप, और साथ ही साथ अनकंडीशनल है ये। ठीक है, लेकिन जब हम उल्टा कर देते हैं कि जहां फायर है वहां स्मोक होगा, कब होगा, कब होगा, जब जिस चीज में आग लगी है वो गीला हो, वेट हो। समझ में आया? अगर वेट होता है, आपको पता है ना, ये तो साइंस है कि जब आप आग लगाओगे धुआं कैसे होता है, वो गीला होता है कोई चीज, तभी तो धुआं निकलता है ज्यादा, क्योंकि वाटर वेपर निकलता है ना, भाप निकलता है, तभी स्मोक होता है। ये हम पढ़ चुके हैं भाई, केमिकल रिएक्शन पढ़ चुके हैं, H2O मिल जाता है ना उसमें, ठीक है, स्मोक में, तो वो वेपर बन जाता है और स्मोक होता है। तो यहां पे क्या कंडीशन थी कि फायर है जहां वहां स्मोक होगा, बट कंडीशन इज दैट इट शुड बी वेट फ्यूएल, मतलब गीली लकड़ी होनी चाहिए, गीला गीला कुछ होना चाहिए, वेट होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम उपाधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपाधि। उपाधि यानी कि कंडीशन आपने लगा दिया। और यही कारण है कि ये जो रिलेशनशिप है ना कि वेयर एवर देयर इज फायर देयर इज स्मोक, व्याप्ति नहीं बताता है। ठीक है, वेयर एवर देयर इज फायर देयर इज स्मोक, ये जो है ये व्याप्ति नहीं बता रहा है, क्योंकि यहां पे कंडीशन लग गया है, उपाधि लग गई है। ठीक है, लेकिन यहां पे कोई कंडीशन नहीं है, को एग्जिस्टेंस भी बता रहा है और साथ में अनकंडीशनल है। तो अब जो है व्याप्ति में आप ये और चीज याद कर लेना कि इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंस है ही, यूनिवर्सल कॉन्कोमिटेंस है ही, साथ ही साथ अनकंडीशनल रिलेशनशिप भी है। ठीक है, ये आज एक और ऐड कर लो अपने नोट्स में, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा जहां उपाधि मैंने आपको समझाया था, याद करिएगा, तो वहीं से ये कंसेप्ट आया है, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिड मिडिल टर्म, क्योंकि हेत्वाभास स्टार्ट करना है तो भाई ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने दिमाग में कहीं जाके फिट कर दो। ठीक है, परमानेंट मेमोरी में डाल दो, गजनी मत बन जाना। ठीक है, गजनी मत बन जाना भाई, गजनी मत बन जाना कि याद कर लिया और अगले ही पल भूल गए फिर से। अगर गजनी बन गए तो गए, तुम्हारा एग्जाम तो गया फिर, भगवानी मालिक के। ठीक है, चलो, तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमको याद करना है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कंडीशन लगाने को ही उपाधि बोलते हैं। ठीक है, कंडीशन लगाना ही उपाधि कहलाता है। व्हेन यू आर अप्लाइंग सम कंडीशन दैट इज उपाधि, हिंदी में उसको उपाधि बोलते हैं। ठीक है, इसी चीज को, तो उपाधि अगर लगा तो व्याप्ति नहीं है। व्याप्ति जो रिलेशनशिप है वो सबसे पहले तो भाई को एग्जिस्टेंस की बात करता है, इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंस की बात करता है, और साथ ही साथ अनकंडीशनल होना चाहिए। ठीक है, अब इससे ज्यादा एक बार रिवीजन कर लेना,
अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलो, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो हमारा मिडिल टर्म है वो हमेशा माइनर टर्म में प्रेजेंट रहना चाहिए। इसको हम कहते हैं पक्ष धर्माता। तो पक्ष ही है ना, माइनर टर्म क्या है, पक्ष है। तो मिडिल टर्म को यानी कि हेतु को पक्ष में हमेशा मौजूद रहना चाहिए, तो इसको कहते हैं पक्ष धर्माता। एग्जाम्पल है स्मोक मस्ट बी प्रेजेंट इन द हिल, बिल्कुल सही है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा, इट मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल पॉजिटिव इंस्टांसेस इन विच द मेजर टर्म इज प्रेजेंट। इसको कहते हैं सपक्ष सत्व। सपक्ष यानी कि पॉजिटिव। तो हमारा जो स्मोक है वो ऐसी हर जगह मौजूद होनी चाहिए जहां पे मेजर टर्म प्रेजेंट है। जैसे कि स्मोक किचन में प्रेजेंट है जहां पे फायर है। ठीक है भाई, मिडिल टर्म को तो रहना ही चाहिए, जहां पे फायर है वहां स्मोक रहना है। ये सपक्ष सत्व कहलाता है। विपक्ष सत्व यह है कि मिडिल टर्म को एब्सेंट होना चाहिए जहां जहां पे फायर नहीं है। ठीक है, फायर जहां जहां पे एब्सेंट है वहां पे स्मोक को नहीं रहना चाहिए, विपक्ष में काम करना चाहिए उसको। जैसे कि लेक है, वहां पे स्मोक एब्सेंट है क्योंकि फायर वहां पे मौजूद नहीं है। ठीक है, ये तीन तो बहुत इजी है, पक्ष धर्माता, सपक्ष सत्व और विपक्ष सत्व। ठीक है, हिंदी वाले लर्नर्स भी एक बार देख लीजिए। पक्ष धर्माता, पहाड़ी में धुआं मौजूद होना चाहिए। दूसरा है, यह उन सभी सकारात्मक उदाहरणों में मौजूद होना चाहिए जिनमें प्रमुख पद मौजूद है। ठीक है, सपक्ष सत्व कहलाता है वो। और यह उन सभी नकारात्मक उदाहरणों में अनुपस्थित होना चाहिए जिनमें प्रमुख पद अनुपस्थित है। इसको विपक्ष सत्व बोलेंगे। ठीक है, तीनों हमें समझ में आ गया। अब आ जाते हैं अबाधिता। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है अबाधिता की। अबाधिता यानी कि अब जो है, जो हमारा मिडिल टर्म है ना, वो नॉन इनकम्पैटिबल होना चाहिए माइनर टर्म से। इसके एग्जाम्पल को समझ लो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मिडिल टर्म है ना वो कूलनेस ऑफ फायर को प्रूव करने लग जाए। यानी कि स्मोक जो है वो फायर के ठंडे होने का, कूलनेस ऑफ फायर को सिद्ध नहीं करना चाहिए, या अग्नि की शीतलता सिद्ध नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अबाधिता है, अबाधिता। ठीक है, बाधा नहीं बने वो, भाई बाधा नहीं बने। मेजर टर्म जो अपना रूप दिखा रहा है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें अगर बाधा बन जाएगी मिडिल टर्म तो इट विल बी अगेन अ फैलेसी, फैलेसी बन जाएगी वो। ठीक है, तो अबाधिता। अब पांचवा है, इट मस्ट बी क्वालिफाइड बाय द एब्सेंस ऑफ काउंटर एक्टिंग रीजंस विच लीड टू कॉन्ट्राडिक्टरी कंक्लूजन। मतलब जहां जहां पे कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ हो रहा है वहां वहां पे भाई मिडिल टर्म को जो है गायब हो जाना चाहिए, वहां रहना नहीं चाहिए। ठीक है, अविरुद्ध मतलब कि द फैक्ट ऑफ बीइंग कॉज्ड, किसी चीज के होने का तथ्य शुड नॉट बी यूज्ड टू प्रूव द इटर्निटी ऑफ साउंड। अब इटर्निटी मतलब क्या है कि वो शाश्वत है, हमेशा से ही। इटर्निटी मतलब क्या हुआ, कोई चीज इटर्नल है मतलब ना तो उसका कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। जैसे हमारे महादेव जी हैं, वो इटर्नल है, उनका हमें ना शुरुआत पता है ना अंत पता है। ठीक है, तो अब तुम उसमें यूज कर दोगे कॉज्ड, तो कारण, तो मतलब कारण मतलब क्या हुआ, उसका फिर पैदाइश ही हुआ कहीं कहीं। कोई चीज जब पैदा होता है तभी तो हम बोलते हैं कॉज। ठीक है, तो ऐसा मत करो कि भाई इटर्निटी ऑफ साउंड को प्रूव करने के लिए तुमने कॉज वर्ड यूज कर दिया। तो मिडिल टर्म को ये काम नहीं करना है, तो मिडिल टर्म को ये काम नहीं करना, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं अविरुद्ध। ठीक है, आपको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है। ओके, तो ये 5 जो है वर्ड टू वर्ड याद कर लेना, पक्ष धर्माता, सपक्ष सत्व, विपक्ष सत्व, अबाधिता और अविरुद्ध। बस हो गया। अब इस पे जो है ढेरों क्वेश्चन बनते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर तो समझो आपने 20 to 30% क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही बन जाएंगे। तो हेत्वाभास क्या है, फैलेसीज ऑफ इन्फ्रेंस। ओके, दिस फैलेसी means the middle term appears to be a reason but is not a valid reason। ठीक है, हमें हेत्वाभास, हेतु का आभास हो रहा है, हमें लग रहा है कि मिडिल टर्म जो है वो कारण है पर वो एक्चुअल कारण नहीं है। इट इज नॉट अ वैलिड रीजन, सिर्फ हमको आभास होता है। ठीक है, और
हेत्वाभास तब होता है जब 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेतु जो है ना वो वायलेट हो जाती हैं, तब उसको हम कहते हैं हेत्वाभास। ठीक है, समझ में आ गया? जब 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेतु वायलेट हो जाए तब हम कहते हैं कि फैलेसीज हुई हैं और इसी को हम हेत्वाभास बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हेत्वाभास जो है वो 5 तरीके के होते हैं। सबसे पहले याद रखो सव्य विचारा। ये वाली स्लाइड पूरा का पूरा दिमाग में स्कैन कर लेना। ठीक है, सव्य विचारा, विचारा है, बेचारा क्लास में हमेशा इरेगुलर आता है तो वो बेचारा बन गया। ओके, बेचारा बन गया तो फैलेसी ऑफ इरेगुलर मिडल, इसको हम अनैकांतिका भी बोलते हैं। दूसरा नाम भी याद रखना, अनैकांतिका। अनेक, अनेक बोलते हैं ना, बहुत सारे, तो बस ऐसे याद रखो, अनैकांतिका। असिद्ध, असिद्ध यानी कि अनप्रूव्ड मिडल, मतलब जो मिडिल टर्म है उसको प्रूफ ही नहीं कर पा रहे हो, वो ऐसा मिडिल टर्म है कि उसको प्रूफ करना ही मुश्किल हो गया है, तो ये होता है असिद्ध। इसका दूसरा नाम है साध्य समा। ठीक है, सत प्रतिपक्ष यानी कि इन्फ्रेंशियल कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल, ये सब मैं एक्सप्लेन कर रही हूं अभी आने वाले स्लाइड में, घबराना नहीं, समझो बस। सत प्रतिपक्ष यानी कि इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल, सत प्रतिपक्ष को बोलते हैं प्रकरण समा। विरुद्ध कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल, और बाधिता नॉन इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल। अभी ध्यान से देखना, सत प्रतिपक्ष क्या है? इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल, और बाधिता क्या है? नॉन इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल। इन दोनों को ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले सव्य विचारा समझेंगे। तो सव्य विचारा में क्या था? मिडिल टर्म जो है वो रॉन्ग पोजीशनिंग के कारण जो है कोई एक कंक्लूजन पे नहीं आ पाते हैं। मिडिल टर्म की जो पोजीशनिंग है ना वही रॉन्ग है, गड़बड़ है इसमें, इसीलिए तो इरेगुलर मिडल बोला है। इरेगुलर मिडल मतलब क्या हुआ कि ये जो है इसकी पोजीशनिंग ही सही नहीं है, गड़बड़ है। मिडिल टर्म वहां पे मौजूद हो जाता है जहां पे उसको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? सव्य विचारा की फैलेसी क्रिएट कर देता है। अब इसके भी 3 काइंड्स है, 3 काइंड्स, एक एक करके समझो। पहले सव्य विचारा समझ में आ गया कि सव्य विचारा जो है इरेगुलर मिडल को बोलते हैं, यानी कि जो हमारा हेतु है, मिडिल टर्म है, उसकी पोजीशनिंग गलत जगह है, वो ऐसे ऐसे जगह पे मौजूद है जहां पे उसको नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके कारण क्या है? हम एक कंक्लूजन पे नहीं आ पाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करने लग जाता है वो। ठीक है, इसलिए सव्य विचारा कहलाता है। 3 कारण है उसके। सबसे पहला है, 3 काइंड्स है। सबसे पहला है साधारण, फिर असाधारण और अनुपसंहारी। ध्यान से देखना, ध्यान से समझेंगे हम। साधारण, साधारण है मतलब क्या? साधारण मतलब होता है कि हर जगह मौजूद है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म हर जगह मौजूद है। मिडिल टर्म इज वाइड। साधारण यानी मिडिल टर्म इज वाइड। मिडिल टर्म सपक्ष में भी है और विपक्ष में भी है, यानी कि जो मिडिल टर्म है वो फायर में भी है। स्मोक है मिडिल टर्म, स्मोक जो है वो फायर में भी है, जहां जहां फायर है वहां भी है वो, और जहां जहां फायर नहीं है वहां भी है। ठीक है, यानी कि विपक्ष सत्व में भी है। ठीक है, तो ऐसा अगर कंडीशन आ जाए तो वो साधारण फैलेसी कहलाती है। जैसे कि यूनिवर्सल एग्जाम्पल, हिल हैज फायर बिकॉज इट इज नोएबल। हिल हैज फायर, पर्वत पे, पहाड़ पे आग है क्योंकि ये नोएबल है, इसको हम जान सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो इस एग्जाम्पल को, समझेंगे हम। एक सेकेंड, अब यहां देखना, जो हिल है हमारा वो क्या है? माइनर टर्म। फायर है मेजर टर्म, और नोएबल है मिडिल टर्म। ठीक है, अब मैंने बोला कि साधारण तब होता है जब मिडिल टर्म बहुत वाइड होता है, हर जगह मौजूद है। यहां पे लिखा है हिल हैज फायर बिकॉज इट इज नोएबल।
नोएबल मतलब जिसको जाना जा सकता है। तो भाई एक बात बताओ, जो फायर है उसको भी तुम जान सकते हो, सही बात है, और जो फायर नॉन फायरी ऑब्जेक्ट है उसको भी तो तुम जानते हो, जैसे कि लेक को भी जानते हो। तो जो मिडिल टर्म है नोएबल, अब नोएबल फायरी जगह पे भी है और नॉन फायरी जगह पे भी है। समझ में आया? जो नोएबल है वो फायरी जगह, फायरी में भी है, फायरी ऑब्जेक्ट्स को भी हम जानते हैं और नॉन फायरी ऑब्जेक्ट्स को भी जानते हैं। तो यहां क्या हो गया, मिडिल टर्म पूरा फैल गया है, वाइड हो गया है, और ये दोनों सपक्ष सत्व यानी कि फायरी और विपक्ष मतलब नॉन फायरी यहां पर भी मौजूद है। इसी को कहते हैं साधारण फैलेसी। मिडिल टर्म इज वाइड। ओके, एनी डाउट? ओके, अब आ जाते हैं असाधारण में। असाधारण यानी कि मिडिल टर्म जो है अब नैरो हो गया है, एकदम संकीर्ण हो गया है। ये ना तो सपक्ष में है ना तो विपक्ष में है, यानी कि जहां जहां पे आग है वहां भी वो नहीं, और जहां जहां पे आग नहीं है वहां भी नहीं। यहां पे मिडिल टर्म का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ पक्ष से ही होता है। यूनिवर्सल एग्जाम्पल से समझो, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल। अब इस एग्जाम्पल को अगर ध्यान से देखोगे तो जो ऑडिबल है, ऑडिबल हमारा मेजर टर्म है। देखो मेजर टर्म सिर्फ साउंड से रिलेटेड है। यहां लिखा ना मिडिल टर्म ओनली प्रेजेंट इन पक्ष यानी कि माइनर टर्म, तो साउंड यहां पे माइनर है, तो साउंड ऑडिबिलिटी का रिश्ता सिर्फ साउंड से ही होता है और किसी से नहीं होता है। तो यहां पे जो ऑडिबल मिडिल टर्म है वो संकीर्ण हो गया है, उसका रिश्ता सिर्फ साउंड से है भाई, हमें और कोई मतलब नहीं। ऑडिबिलिटी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसी भी चीज के लिए हम यूज नहीं करते, सिर्फ साउंड के लिए करते हैं। तो ये क्या हो गया, असाधारण फैलेसी। मिडिल टर्म नैरो है, ठीक है, ध्यान से समझ में आया। तीसरा है अनुपसंहारी। साधारण और असाधारण समझ में आ गया कि साधारण में मिडिल टर्म वाइड है और यहां पे नैरो है। अनुपसंहारी में मिडिल टर्म नॉन एक्सक्लूसिव है। अब बच्चों ये वर्ड को याद कर लो, मिडिल टर्म नॉन एक्सक्लूसिव, माइनर टर्म ऑल इंक्लूसिव। नॉन एक्सक्लूसिव मतलब होता है जब मिडिल टर्म इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी पीपल, जब मिडिल टर्म किसी को भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करता। समझ में आया? मिडिल टर्म किसी को भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, सबसे जुड़ा हुआ है वो, ठीक है। मिडिल टर्म इज नॉन एक्सक्लूसिव एंड माइनर टर्म इज ऑल इंक्लूसिव। देखो एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, ऑल थिंग्स आर नॉन इटर्नल बिकॉज दे आर नोएबल। तो नोएबल जो है मिडिल टर्म है, ठीक है। मिडिल टर्म क्या है, नोएबल तो हर कुछ है, हर चीजें जिसको आप सबको जान सकते हो, नोएबल है वो सारी चीजें। तो नोएबल क्या है, मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म है, और मिडिल टर्म नॉन एक्सक्लूसिव है ना, किसी को रोकता थोड़ी ना है वो। नोएबल सबको जान रहे हो आप, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। तो ये क्या हुआ, अनुपसंहारी, ठीक है। और माइनर टर्म इज ऑल इंक्लूसिव, इसको बोलते हैं अनुपसंहारी, क्योंकि मिडिल टर्म नॉन एक्सक्लूसिव है और माइनर टर्म जो है वो ऑल इंक्लूसिव है, ठीक है। इसको अनुपसंहारी, इस एग्जाम्पल को ध्यान रखना, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन अनुपसंहारी को लेके होता है तो। ये हो गया सभ्य विचारा। हिंदी वाले लर्नर्स एक बार इसको पढ़ लेना। अब आते हैं असिद्धा में। असिद्धा यानी कि अनप्रूव्ड मिडिल। अनप्रूव्ड मतलब हम सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं इसको, ठीक है। ऐसा मिडिल टर्म है जिसको हम प्रूफ कर ही नहीं पा रहे, तो वो असिद्धा कहलाता है और साध्य समा। ओके, ध्यान से देखो, सबसे पहला है सबसे पहला है इसमें आश्रय सिद्ध। आश्रय सिद्ध को मैंने हमेशा समझाया है कि मिडिल टर्म, इसमें जो मिडिल टर्म है ना उसका अपना कोई ठिकाना नहीं है। आश्रय सिद्ध में क्या होता है, जो मिडिल टर्म है उसका कोई ठिकाना नहीं है, वो ठिकाना ढूंढने के लिए माइनर टर्म के पास जाता है, ठीक है। अपना ठिकाना ढूंढने के लिए माइनर टर्म के पास जाता है, और माइनर टर्म जो है वो अनरियल निकल जाता है।
है ना, एकदम ही अलग निकल जाता है, अनरियल है जिसको प्रूव नहीं कर सकते, तो ये हो जाता है आश्रय सिद्ध। देखो आश्रय, आश्रय मतलब हम ठिकाना ढूंढने जाते हैं ना, आश्रय लेना, यहीं से आया है ये वर्ड में, ये मैं कोई बना नहीं रही हूं, ये आया ही इसी से है कि मिडिल टर्म आश्रय लेने के लिए माइनर टर्म के पास गया और माइनर टर्म अनरियल निकला। जैसे कि हमारा सर्वव्यापी एग्जाम्पल है, द स्काई लोटस इज फ्रेग्रेंट बिकॉज इट इज अ लोटस। तो यहां पे क्या है, लोटस हमारा मिडिल टर्म है, वो गया था माइनर टर्म के पास ठिकाना ढूंढने के लिए, लेकिन स्काई लोटस जो है वो अनरियल निकला, एकदम नकली निकला, धोखा दे दिया उसने उसको। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आश्रय सिद्ध। ओके, एनी डाउट, एनी डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। दूसरा आता है स्वरूप सिद्ध। स्वरूप यानी कि अब यहां पे जो है ना, जो हमारा मिडिल टर्म है वो पूरा का पूरा माइनर टर्म का स्वरूप ही बदल देता है। क्या हो जाता है, मिडिल टर्म माइनर टर्म का स्वरूप ही बदल देता है। जैसे कि साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज विजिबल। देखो मिडिल टर्म यहां क्या है, विजिबल है, इसने साउंड का स्वरूप बदल दिया। समझ में आया, साउंड कभी भी विजिबल होता है क्या, नहीं होता है, तो इसको बोलेंगे स्वरूप सिद्ध। मतलब कि मिडिल टर्म जो है वो माइनर टर्म का पूरा स्वरूप बदल देता है। ठीक है, स्वरूप मतलब जानते हो ना, उसका रूप पूरा बदल देना, तो बस ये स्वरूप सिद्ध हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं व्याप्तव्य सिद्ध में। व्याप्तव्य सिद्ध क्या है, जब व्याप्ति में दिक्कत है, व्याप्ति मतलब यूनिवर्सल रिलेशनशिप बिटवीन मिडिल एंड मेजर टर्म। ठीक है, तो जब यूनिवर्सल रिलेशनशिप इनवैलिड हो जाए, व्याप्ति ही इनवैलिड हो जाए, तो वो कौन सी फैलेसी क्रिएट करती है, व्याप्तव्य सिद्ध। देखो एग्जाम्पल देखो, ऑल रियल आर मोमेंट्री, साउंड इज रियल देयरफॉर साउंड इज मोमेंट्री। तो देखो यहां पे रियल जो है वो क्या है, मिडिल टर्म है ना, रियल क्या है, मिडिल टर्म, और मोमेंट्री जो है वो क्या है, मेजर टर्म। आप जानते हो ना एरिस्टोटल सिलोजिज्म में जो 2 बार रिपीट होता है वो मिडिल टर्म बन जाता है, तो रियल 2 बार रिपीट हो रहा है, रियल मिडिल टर्म है, और मोमेंट्री कंक्लूजन में जो सबसे दूसरा वाला टर्म होता है वो मेजर होता है, तो मोमेंट्री क्या है, मेजर टर्म। अब ये बताओ रियल और मोमेंट्री में कोई रिलेशनशिप है, जो असली में दिख रहा है वो क्या क्षणिक होता है, आपके पास जितनी रियलिटी आपके आजू बाजू है वो क्षणिक है क्या, मोमेंट्री है क्या, नहीं है। तो ये व्याप्ति जो है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ही गड़बड़ है ना, इसीलिए इसको व्याप्तव्य सिद्ध बोलते हैं। समझ में आ गया, ओके। और यहीं पे दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने उपाधि का आपको दिया था, जब उपाधि लग जाए रिलेशनशिप में तो वो भी व्याप्तव्य सिद्ध कहलाता है। ठीक है, देखो कितना बड़े, कितना घुमा फिरा के एक ही चीज को जोड़ दिया है। यहां पे दूसरा एग्जाम्पल देखो, वेयर एवर देयर इज फायर देयर इज स्मोक, ये क्या है, व्याप्तव्य सिद्ध। यहां पे व्याप्ति कंडीशनड हो गई है तो फैलेशियस हो जाएगी। मैंने आपको कहा था व्याप्ति हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए, लेकिन यहां पे व्याप्ति कंडीशनड हो गई है तो व्याप्ति, ये जो रिलेशनशिप है वो फैलेशियस हो जाएगी, और इसी को व्याप्तव्य सिद्ध बोलते हैं। ठीक है, एनी डाउट? चलो अब ये बाकी के 3 बहुत इजी है। फैलेसी ऑफ विरुद्ध, विरुद्ध यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन। देखो यहां पे साउंड इज इटर्नल बोला है और बाद में बोल दिया है बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। देख के ही समझ में आ जाएगा, प्रोड्यूस्ड मतलब किसी चीज का पैदा होना, है ना, और पैदा होना कभी भी इटर्निटी को प्रूफ नहीं करता है। इटर्नल है यानी कि वो ना तो पैदा हो रहा है ना उसका अंत है। तो यहां पे मिडिल टर्म ने मेजर टर्म को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, यही विरुद्ध का है। दिस इज विरुद्ध फैलेसी। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखो, एयर इज हैवी बिकॉज इट इज एम्प्टी। तो एम्प्टी इज मिडिल टर्म,
एंड हैवी इज मेजर टर्म। तो आप बताओ, अगर कोई चीज हैवी है तो वो एम्प्टी होगी क्या? कभी नहीं होगी, है ना। तो एयर इज हैवी, हैवी बताया उन्होंने मेजर टर्म, और एम्प्टी इज मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म एम्प्टी जो है वो हैवी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, डिस्प्रूव कर रहा है, इसीलिए ये फैलेसी ऑफ विरुद्ध कहलाती है। ओके, एनी डाउट? और लास्ट में है बाधिता। लास्ट हमारी फैलेसी है, हेत्वाभास है बाधिता, या कालातीत भी बोलते हैं इसको। ये क्या होता है? नॉन इन्फ्रेंशियल कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल है। नॉन इन्फ्रेंशियल यानी कि इसमें इन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉन इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल। देखो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना एग्जाम्पल की तरफ। फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस। यहां पे इन्फ्रेंस की जरूरत ही नहीं है, पहले ही बाधा बन गया है। ठीक है, देखो फायर इज कोल्ड बोल दिया, फायर कभी कोल्ड होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। और यहां पे मिडिल टर्म जो है ना कोल्ड, सॉरी मिडिल टर्म सब्सटेंस है। इसमें मिडिल टर्म को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए हम कोई और प्रमाण यूज करेंगे। देखो फायर इज कोल्ड बोला है, तो यहां पे हमने क्या प्रमाण यूज किया? हमको इन्फ्रेंस की जरूरत ही नहीं है। यहां पे क्या किया आपने? छू के देख लिया, टच करके देख लिया, है ना। तो आपने इन्फ्रेंस तो किया नहीं, प्रत्यक्ष कर लिया आपने, सामने से देख लिया आपने फायर इज कोल्ड। ठीक है, तो इन्फ्रेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई भी लॉजिक देने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सीधे बोल दिए फायर इज कोल्ड। तो ये बाधिता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखो, शुगर इज सार। शुगर इज सार बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एसिडिटी। तो ये एग्जाम्पल क्या हुआ? इन्फ्रेंस तक तो पहुंचे ही नहीं, पहले ही बाधा बन गए एक दूसरे के। शुगर इज सार, इसको हम बोलते हैं बाधिता यानी कि कालातीत। ठीक है, एनी डाउट? सत प्रतिपक्ष मैंने नहीं समझाया क्या तुम लोगों को? अच्छा, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड पायल, थैंक यू सो मच। हेमांगिनी ने भी नोट किया। यस यस, ये सत प्रतिपक्ष तो भूल ही गए। तुमको पहले ये बताओ, बाधिता समझ में आया? बाधिता समझ में आया। फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस। यहां पे क्या हुआ? मिडिल टर्म इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय सम अदर प्रमाण, दूसरे प्रमाण से कॉन्ट्राडिक्ट हुआ है, इन्फ्रेंस की जरूरत नहीं पड़ी है, इसलिए इसको नॉन इन्फ्रेंशियल कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल बोलेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट? ठीक है, चलो अब सत प्रतिपक्ष जो है कुछ भी नहीं है। सत प्रतिपक्ष में क्या होता है? दो इन्फ्रेंसेस आपको मिलेंगे, दो मिडिल टर्म एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, दो सेंटेंस आपको दिखेंगे, आप समझ जाना सत प्रतिपक्ष है। साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल, सबसे पहला। दूसरा सेंटेंस इन्होंने दिया, साउंड इज नॉन इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड लाइक अ पॉट। अब देखो ऑडिबल और प्रोड्यूस्ड, यहां पे क्या हुआ है? जो प्रोड्यूस्ड है मिडिल टर्म दूसरे इन्फ्रेंस का, वो पहले सेंटेंस के मेजर टर्म को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इसमें दो इन्फ्रेंस दिख रहा है आपको। साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, साउंड इज नॉन इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड लाइक ए पॉट। सबसे पहला तो आपके लिए एक क्लू ये रहेगा कि जब भी दो स्टेटमेंट दिख जाए, यानी कि बिना सोचे समझे सत प्रतिपक्ष कर देना। ठीक है, सबसे पहला क्लू कि दो स्टेटमेंट दिखा, सत प्रतिपक्ष हो गया। दूसरा क्लू ये है कि साउंड इज नॉन इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। तो जो मिडिल टर्म है सेकेंड स्टेटमेंट का मिडिल टर्म है प्रोड्यूस्ड, वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा किसको? मेजर टर्म फर्स्ट स्टेटमेंट को। इसी को सत प्रतिपक्ष बोलते हैं। जो मिडिल टर्म सेकेंड स्टेटमेंट का है वो मेजर टर्म फर्स्ट स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। प्रोड्यूस्ड और इटर्नल, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। जो इटर्नल है वो कभी प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो ये सत प्रतिपक्ष है। प्रकरण समा, हमारे दो स्टेटमेंट आपको दिखेंगे, इसलिए इसको इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल बोला है। हमको दो इन्फ्रेंसेस की जरूरत पड़ती है, दो स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है।